हमें बात करनी है अभी। एक तो हमें करनी है पूरा आपके फार्म डिज़ाइन को लेकर कि जैसे हम कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसका बेसिक ढांचा क्या होगा। जब हम कोई प्लॉट ख़रीदते हैं या ज़मीन ख़रीदते हैं तो उस ज़मीन पे अगर हमें घर बनाना है तो उस घर का बेसिक ढांचा क्या होगा, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो सबसे पहले नंबर तो ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है ही जो लोग ऑलरेडी पहले से खेती कर रहे हैं और कुछ ना कुछ नया करने का मन बना रहे हैं, बराबर ना। लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिन लोगों ने अभी खेती ली है या खेती लेने के बारे में सोच रहे हैं या अभी खेती में उन्होंने लेके रख लिया, किया कुछ नहीं है। ये उनके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि देखो खाली में प्लानिंग करना सही होता है, बने बनाए घर में आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि अब तो वो बन चुका है। ठीक है, छोटा मोटा कुछ पहले का जो बना है उसको प्लानिंग में ले सकते हो, कुछ थोड़ा मोटा तोड़ फोड़ कर सकते हो, पर वो वैसा नहीं आएगा जैसा आपको करना है। तो कुल मिला के ये प्लान जो है ना उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है जो फार्मिंग करने के बारे में सोच रहे हैं या फार्मिंग करने के लिए जा रहे हैं या ज़मीन लेके रखी है, अभी उनको कुछ ना कुछ शुरू करना है। तो मैं आपको ये प्लान बता रहा हूँ और ये प्लान के पीछे हमारी 15 सालों की बहुत कड़ी तपस्या और पूरी मेहनत कह लीजिए आप। इसमें हमने इतना पैसा मिटाया है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, 50 और लाखों रुपए मिटाया हमने। आज तक एग्रीकल्चर से जो हमने पैसे बनाए हैं खेती में वो हमने अपने लिए तो यूज़ ही नहीं किए, रत्ती भर भी यूज़ नहीं किए। इवन जो है ना हम अपने बैंक में भी मुश्किल से 1000-1500 रुपये के आसपास ही अपना पैसा रखते हैं, बराबर ना। और ना ही हमने घर में दिए आज तक, ठीक है। तो वो तो मामला गड़बड़ है ही। पैसे हमने पहले बनाए तो लोगों की सेवा में हम लगाते रहे, ट्रैवलिंग करते रहे, शिविर करते रहे, व्यवस्थाएं करते रहे, फिर इन सब एक्सपेरिमेंटों में लगता रहा। आज ये किया फेल हो गया साहब, गए नुकसान में, फिर किया फिर फेल हो गया, नुकसान में गए। ऐसे करके हमने बहुत मतलब अगर कैलकुलेशन लगाएंगे 15 सालों में तो हमने कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए मिटाए हैं इसमें, तब जाके ये सब प्लान सॉलिड तरीके से बन पाए। तो समय मिटाया वो अलग बात है, अपने आप को खपाया वो भी एक अलग बात है, दिमाग लगाया और धन भी लगाया तब जाके ये बन पाया। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाला जो भारत की एग्रीकल्चर व्यवस्था है वो इस ढांचे पे आना चाहिए, है ना, आना चाहिए। और उसके कारण भी हैं और उसके कारण ये है मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप भी इस बात से सहमत होंगे। जैसे आज हम जिस प्लान की बात कर रहे हैं तो ये क्यों होना चाहिए, क्या ज़रूरत है इसकी। ठीक है, हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष की ये बीमारी हो सकती है, उसको ये टैबलेट फ़ायदा कर सकती है, लेकिन जो हम बात बता रहे हैं ये तो कॉमन एग्रीकल्चर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर का डेफिनेशन बदल सकते हैं और ये ज़रूरत है। और ये ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम सबसे पहले नंबर तो कृषि को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं और दूसरा प्रोफेशनली बनाना चाहते हैं, बराबर ना। ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनली बनाना चाहते हैं। प्रॉफिटेबल का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में कब हाथ डालता है, जब वो ये देखता है कि क्यों भाई उसमें फ़ायदा है क्या, सही है कि नहीं। आज जैसे मान के चलो हम सभी लोग एक मैच्योरिटी के लेवल पे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ हमारे अंदर वो मैच्योरिटी आ चुकी है, हम वो देख रहे हैं समाज में घटित और अघटित चीज़ों को, और हमें अब लग रहा है कि जो अभी तक हो गया है मतलब जो है ना कहीं इससे नुकसान हुआ है और आने वाली जनरेशन को और नुकसान हो सकता है। ये अब हमारे अंदर डेवलप हो चुका मैच्योरिटी। लेकिन एक 25 साल के नौजवान में ये चीज़ नहीं है, उसको तो पैसे दिख रहे हैं, है ना, वो वही काम करेगा जिसके अंदर पैसे होंगे। मानते हो इस बात को कि नहीं। तो ऐसे लोग जो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसी संख्या में कितने लोग हैं, गिनती में आप देखिए कितने लोग आए, जबकि ये शिविर पूरे सारे लोगों के लिए ओपन था। तो यहाँ तो 1000 लोग आ जाने थे लेकिन नहीं आए। ये चंद लोग भी क्यों आए, क्योंकि ये सब लोग सोच रहे हैं कुछ हट के, कुछ अलग सोच रहे हैं, इसलिए आप इतने दूर से ट्रैवलिंग करके यहाँ तक आए। तो कुल मिला के प्रोफेशनली प्रॉफिटेबल ये काम होगा तब ये कॉमन हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये, अगर प्रॉफिटेबल हुआ तो कॉमन हो जाएगा। हम हर कोई को बोल पाएंगे भाई तुम्हारा ये वाली फैक्ट्री से तो ज़्यादा फायदा एग्रीकल्चर में है, तो वो कहेगा अरे यार ये छोड़ो, ये सही है, सही है कि नहीं। और दूसरी बात है कि प्रोफेशनली, ये प्रोफेशनलिज्म जो है ना बहुत बड़ा शब्द है और इस शब्द को लेकर हम हर दिन अपने आप को मतलब जीते हैं
क्योंकि ये एक ऐसी किल करने वाली बात होती है जो हर एक किसान को अपने जीवन में कहीं ना कहीं फेस करने को मिलती है। हमारे जीवन में भी ऐसे कई विंग आए जहाँ पर हमने अपने आप को जब एज ए किसान के रूप में प्रेजेंट किया, तब जाके हमें उन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग जो है ना एग्रीकल्चर को प्रोफेशन मानते ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन जो अभी हिंदुस्तान में है या जिन लोगों के दिमाग में छाप छूटी है वो कुछ इस तरह से है कि एग्रीकल्चर सबसे छोटा काम, सबसे गरीब आदमी, सबसे निचले स्तर का आदमी, सबसे अनप्रोफेशनल आदमी, मतलब अनएजुकेटेड आदमी, मतलब कोई भी जीने का कोई तरीका नहीं, ये टाइप की फीलिंग आती है। किसान का मतलब इसको कुछ नहीं आता, ऐसा हम मानते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो चीज़ है ना ये बहुत किल करती है। इसलिए मैंने ये प्रोफेशनलिज्म शब्द लिखा कि एग्रीकल्चर में प्रोफेशनलिज्म सेटअप होना चाहिए। मतलब जो लोगों के दिमाग में परिभाषा है अभी एग्रीकल्चर को लेकर, हम उस परिभाषा को बदलना चाहते हैं, वो दिमाग से निकाल के और नई परिभाषा घुसाना चाहते हैं। और जब वो एक बार दिमाग में बैठ गई ना, एग्रीकल्चर को कोई हल्के में नहीं लेगा। क्या हम उस भावना से इस काम को कर रहे हैं? तो ये जो हम आपको प्लान बता रहे हैं या इसके जो कारण बता रहे हैं, उसका कारण सबसे पहला है कि ये काम प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और दूसरा इसका कारण है ये प्रोफेशनली होना चाहिए। अब इसके जब अंदर में आते हैं हम, तो प्रॉफिट और प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, ये दो चीज़ें हमें किन किन चीज़ों से मिलेंगी। अगर हम ये बाहर की दुनिया या बाहर के किसी भी बिजनेस मॉडल में जाके देखें तो उसमें पैसा होना चाहिए, बराबर ना, टाइम होना चाहिए पैसे को जीने का, बराबर, और तीसरी बात शांति होना चाहिए, बराबर, और चौथी बात रिटायरमेंट होना चाहिए। सही है कि नहीं है? यही है ना भाई। किसी भी आप प्रॉफिटेबल बिजनेस और प्रोफेशनली लाइफ की डेफिनेशन क्या बोलते हैं? जिसके पास पैसा है, जिसके पास उसको जीने का समय है, और जिसके पास रिटायरमेंट है और शांति है जीवन में, ठीक है, इसी को आप बोलते हैं कि हाँ वो डॉक्टर है, एक प्रोफेशन है और वो प्रोफेशनल है। सही है कि नहीं है? एक इंजीनियर है, एक पायलट है, एक ठेकेदार है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक नेता है, सिंगर है, अभिनेता है, लाइक दिस दो भी जो भी है, बराबर ना। तो एक प्रोफेशनलिज्म की जो डेफिनेशन है या प्रॉफिटेबल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में जीने को पैसा हो, आय का साधन हो, दूसरी बात पर्याप्त मात्रा में उसके पास वक्त हो, और पर्याप्त मात्रा में उसके पास शांति हो, और पर्याप्त मात्रा में उसके पास रिटायरमेंट का प्लान हो कि भाई 60 साल 70 साल काम करने के बाद हम सिक्योर रहें। ऐसा ना हो कि हम सारी उम्र मरते मरते तक काम करते रहें। सही है कि नहीं? तो ये चीज़ है प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबिलिटी की डेफिनेशन। ये चीज़ें होती हैं तभी हम उस काम को प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनल बोलते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा एग्रीकल्चर में फोल्ड करता हूँ ये बात को, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में भी जब हम जाएंगे तो एग्रीकल्चर में भी हमें सबसे पहले नंबर इसमें इनकम चाहिए, ठीक है, जो हमारा पहला कारण है इस वाली डेफिनेशन का। मतलब हमें इनकम चाहिए, इनकम के बगैर साहब नहीं होगा ये मामला। मतलब आप अगर इनकम है आपके कोई प्लान में तो बोलिए मुझे, तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो यहीं रफा दफा हो जाएगी फाइल, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर इसलिए हमने इनकम लिखा। हम अपने प्लान में इनकम का ठोस वजूद सेट करेंगे, समझ गए ना। हम अपने काम को प्रोफेशनली और प्रॉफिटेबल सेट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर हम उसमें इनकम का बेस बनाएंगे, बराबर। अब दूसरा हम इसमें क्या सेट करेंगे? दूसरा सेट करेंगे अपने काम को ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज का मतलब ये हो गया कि कोई भी काम जब आप करते हो और जब किसी काम को आप प्रोफेशनली बोलते हो या प्रोफेशन बोलते हो, तो आप किसी भी काम को जो प्रोफेशनली है और प्रोफेशन है वो ऑर्गेनाइज है। करेक्ट ना। एजुकेशन में चले जाओ, हेल्थ में चले जाओ, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो अनऑर्गेनाइज है? हर सेक्टर ऑर्गेनाइज है यार, सिस्टमेटिक है। आप किसी भी सेक्टर में जाइए आपको ऑर्गेनाइज मिलेगा हर सेक्टर। लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो ऑर्गेनाइज नहीं है, अनऑर्गेनाइज है। यहाँ पे तो कब बोना, क्या बोना, कितना बोना, कैसे बोना, किसी को भी नहीं पता। ना हमारे वैज्ञानिक लोगों को पता। ये बात बुरा मानने की नहीं है,
ये हकीकत है, क्योंकि वो लोग जो है ना लैब में बैठे रहते हैं, मिट्टी की उनको स्थिति नहीं पता होती है, बराबर ना। तो ना तो मतलब हमारे किसानों को पता, ना हमारी संस्थानों को पता, ना हमारी सरकारों को पता, किसी को नहीं पता, ना कंपनी वालों को पता, उनको अपने उत्पाद के बारे में नहीं पता। वो खाली ये रहता है कि ये बोलने से बिकेगा तो यही बोलो और बेचो, क्या। तो कुल मिला के हमें अपने काम को ऑर्गेनाइज करना, इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज करना, हम क्या कर सकते हैं कि हमारा काम ऑर्गेनाइज हो जाए, क्या, ये हमें इसमें तय करना है। नंबर 3 पे हमें चाहिए बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये हो गया कि आपके इस पूरे प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनली कार्य का पूरा मैनेजमेंट, ठीक है, कौन संभालेगा? जीव। और जीव का मतलब हो गया जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, मच्छर, मक्खी, पंखी, तितली, मधुमक्खी इत्यादि। तो ये कब होंगे? जब बायोडाइवर्सिटी होगी। बायोडाइवर्सिटी का हिंदी मीनिंग है जैव विविधता, जीवों को रहने की व्यवस्था, ठीक है। तो ये होना चाहिए, क्योंकि देखो आपके किसी भी प्रोफेशनल काम में, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक अच्छे इंजीनियर हैं या एक अच्छे पायलट हैं या अच्छे एक डॉक्टर हैं, तो आपका प्रोफेशन है लोगों का इलाज करना, बराबर ना। तो आपका एक अस्पताल होगा ना, प्रॉपर एक बिल्डिंग होगी, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, आपके प्रोफेशनली काम का इंफ्रास्ट्रक्चर है। एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है प्रोफेशनली? बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इसमें कोई बिल्डिंग मटेरियल काम नहीं करेगा, इसमें कोई बिल्डिंग काम नहीं करनी, इसमें मिट्टी के बैक्टीरिया को काम करना है। वो तय करेंगे कि आज हमें इस अरहर के पौधे में कितनी पत्तियां लगानी हैं, वो तय करेंगे इसमें कीड़ा लगना या नहीं लगना, और लगना है तो दूसरा कीड़ा तय करेगा कि तुम्हारी अरहर का कीड़ा खाना या नहीं खाना। इसमें फूल कब आना और कितने आना ये तय हम नहीं करेंगे, मिट्टी के बैक्टीरिया करेंगे। तो हमारा जो बेसिकली हमारे प्रोफेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है। समझिए आप इस बात को बहुत गंभीरता से। मतलब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जीवाणु। आज हमारे फार्म पे 100 से भी ज़्यादा प्रकार की बर्ड्स हैं, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बात समझ रहे ना? तितलियां भरपूर है, मधुमक्खियां भरपूर है, भौरे से लेकर सभी जीव भरपूर हैं, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि यही तो सारा हैंडल कर रहे हैं। हम थोड़ी हर जगह बैठे हैं कि उस पेड़ में कहाँ इल्ली लगी है तो जाके टॉर्च से ढूंढने बैठे हैं, ये तो इनका काम है, वो जाके सेट कर रहे हैं, अपना ढूंढ रहे हैं। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जैव विविधता, और जैव विविधता का मतलब है जीवों को रहने की व्यवस्था। ये आपके खेत पर होना चाहिए, तभी जाके आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं चौथे प्लान पर। तो मतलब एक हो गया आपका इनकम, दूसरा हो गया आपका काम को ऑर्गेनाइज करना, तीसरा हो गया बायोडाइवर्सिटी जो आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, और चौथा हो गया आपका पेंशन प्लान। पेंशन प्लान मतलब रिटायरमेंट प्लान, ठीक है। तो आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसमें 2 चीज़ें हैं जिसको हम बोल रहे हैं कि आप अपने काम को प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनली बना सकते हो। ये हमारा कारण है इस काम को करने का, और इस कारण की डेफिनेशन ये है। आप किसी भी और प्रोफेशनल की डेफिनेशन दूसरा हो सकता है, जैसे मैंने बताया पैसा, शांति और समय, और लास्ट में रिटायरमेंट, ठीक है। तो शांति नहीं मिल रही है अभी, पैसे मिल सकते हैं, समय भी नहीं मिल रहा है। तो समय और शांति नहीं है, पैसा है और रिटायरमेंट हो सकता है। तो वहाँ पे मामला है प्रोफेशनली, लेकिन 100% का नहीं है उधर पे, समझ गए ना। तो अब हम इसमें 100% का मामला ढूंढ रहे हैं, और 100% के मामले में हमारी डेफिनेशन ये है, पैसा मतलब इनकम, काम को ऑर्गेनाइज करना, सेक्टर ऑर्गेनाइज करना, बायोडाइवर्सिटी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होना, पेंशन मतलब वही शांति से जुड़ गया, पेंशन आ गया मतलब शांति के साथ आप बैठिए, रिटायरमेंट हो गया आपका, ठीक है। तो कुल मिला के ये सारा काम आपको इस कारण से करना है क्योंकि हमें ये सब चाहिए, और ये सब चाहिए क्योंकि हमें ये पूरा करना है। क्लियर हो गया? तो ये होगा कैसे, इसको कैसे ज़मीन पे उतारेंगे, तो हमको पूरा
14 साल लगे इसको काम को सेट करने में। 2-3 साल तो समझने में लगे, फिर जब समझ में आई चीज़ें तब धीरे धीरे उस पर काम करना चालू किया। और जब काम करना चालू किया तो बहुत सारे परिवर्तन हुए, मॉडिफिकेशन हुए। पहले ऐसे किया, नहीं ऐसे नहीं, अभी इसमें ये परिवर्तन होना चाहिए, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। ऐसे करते 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 हमको 15 साल हो गए। ठीक है, आज हम आपको एक सॉलिड प्लान बताने जा रहे हैं। ये प्लान के अंदर ये चारों चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा भी छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे अगर हम लिखना चाहें तो बहुत सारी छोटी चीज़ों में आपको सुरक्षा व्यवस्था मिलेगी, मतलब आपको सेफ्टी मिलेगी। सर हेल्थ प्लस मेडिक्लेम फ्री मिलेगा बोनस में। वो तो है ही, सेफ्टी मिलेगी, हेल्थ मिलेगी। इसके बाद जो है ना आपको बहुत सारी और भी चीज़ें मिल सकती हैं। एजुकेशन भी मिलेगा, एजुकेशन। फिर आपको इसमें फिजिक, शांति मिलेगी। शांति को क्या बोलते हैं? पीस। हाँ, वो भी मिलेगी। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी। ऐसे लिखने को बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। 5 नंबर कहाँ गया? वो तो मैंने कल बोला था कि कम पढ़े लिखे हैं, उसको आप ध्यान नहीं रखना। 5 नंबर को ढूंढ रहे हो भाई, 10 में से 10 लो ना। वो मैंने कल ही बोल दिया था, इसलिए कि मामला इसमें लेवल पर गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको इसके अंदर मिलती हैं। अब ये प्लान ज़मीन पर उतरेगा कैसे, कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि ये आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डालना है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये सारे चीज़ें आपको मिलेंगी और आपको अगले आधा पौना घंटे में समझ में आएगा कि वाकई में एग्रीकल्चर ऐसे होना चाहिए। मतलब डेफिनेशन बदलने की बात कर रहे हैं। अभी आप तो भूल जाओ खेती बाड़ी होती कैसे है, आप ब्लैंक हो जाओ पूरी तरह से और समझो कि खेती बाड़ी होती कैसे है या होगी कैसे। अब हम लोग पहले नंबर ये करते हैं कि सबसे पहले नंबर हमारा काम है खेत के मेड़ों पर चारों तरफ पेड़ लगाने का, और वो आप करोगे खेत की बॉर्डर पे। तो जैसे मान के चलो ये बोर्ड आपकी बॉर्डर है फॉर एग्जांपल, तो जहाँ पर आपका बॉर्डर ख़त्म हो रहा है और पड़ोसी का खेत चालू हो रहा है, वहाँ से आप लगभग 3 फीट का एरिया छोड़ के बाकी के एरिया में आपको पूरा प्लांटेशन पूरे खेत को चारों तरफ से ऐसे घेरना है। ठीक है, अब ये घेरेंगे किस पौधे से, तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है वो पौधे जो ब्रांचिंग नहीं बनाते। ठीक है, साइड ब्रांचिंग नहीं बनाते, सीधे स्ट्रेट बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इसमें ऐसे पौधे लगाएंगे जो ब्रांचिंग नहीं करते हैं, सीधे स्ट्रेट बढ़ते हैं, और इनकी दूरी आपस में होगी 10-10 फीट। 10-10 फीट के आसपास इसमें आपकी दूरी होगी। 10 फीट एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में हम दूरी रखेंगे। और हम क्या करेंगे कि इन पौधों के बीच में जो हमारे 10-10 फीट पे पौधे लगे, इन दोनों पौधों के बीच में हम कुछ ऐसे पौधे भी लगा देंगे जो कम समय में रिटर्न भी देने लग जाएं और अपना औरा भी तैयार कर लें। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 छोटे छोटे पौधे लगा देंगे और उनका नाम है करौंदे के पौधे। तो इनकी और इनकी दूरी हो जाएगी लगभग 3.3 फीट, ये भी 3.3 फीट हो जाएगा और ये भी 3.3 हो जाएगा, और ये तीनों का मिला देंगे तो 10 फीट हो जाएगा समथिंग, है ना। तो ये पौधे से पौधे का दूरी हो गया 10 फीट, और ये वाला हो गया मतलब जो है ना इन दोनों 10 के बीच में 1-2 पौधे और करौंदे के लगेंगे। लगाने वाले पौधों के कुछ उदाहरण वो आपको लिस्ट में हमने रात को दे दी है, बराबर ना, PDF में दे दी है। ठीक है हाँ। तो एडवांस काम, हाँ एडवांस काम करके 3 फीट की 10-10 फीट नहीं, ये 10-10 फीट के अंदर लगाने। हाँ, एक बात सुन लो, अभी PDF का नाम सुन के आप ये मत सोचना कि एज इट इज प्लान उसमें मिलेगा। वो 2020 का प्लान था जो PDF पहले की बनी हुई है, तो उसमें बहुत सारे करेक्शंस भी हैं। तो आप ये प्लान को ही अभी का अपडेट प्लान मानिएगा। वो PDF दे दिया आपको, एक बेसिक सपोर्टिंग आपको मिल जाए, बराबर ना। बफर जोन 3 फीट का हाँ।
सफिशिएंट है? क्योंकि दूसरे खेत वाले पड़ोसी को तो अपन नहीं कह 3 सकते फीट ना का कि नहीं भाई सफिशिएंट है। जैविक हम ही ब्रांचिंग वाले प्लांट्स नहीं लगा रहे हैं, हम सीधे स्ट्रेट जाने वाले लगा रहे हैं और 3 फीट का हम गैप भी छोड़ रहे हैं। फिर पड़ोसी को तकलीफ है तो रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शहर में बिल्डिंग बनाते हो, एक की बिल्डिंग की छाया दूसरी बिल्डिंग पे जाती नहीं, है। मैं उस पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा। हाँ, पड़ोसी को आप रोक नहीं सकते कि भाई तू जैविक कन्वर्ट कर, हाँ। वो तो केमिकल चल रहा है। उसका पूरा उपाय बताते ये हैं। लंबे लंबे आप ये पूरा प्लान पहले आधा पौना घंटे आराम से सुनिए और उसके बाद अगर कोई मन में सवाल उठे तो तुरंत साइड में नोट कर लो, हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। फिर ऐसे में फिर भटक जाते हैं मामला। तो हमें क्या करना है, खेत के चारों तरफ पहले लंबे साइज के प्लांट्स लगाने, 3 फीट की जगह छोड़ के। ये हमारी बॉर्डर है, इसके बाद पड़ोसी का खेत है, यहाँ से हमने 3 फीट जगह छोड़ ली और अपनी जगह में 3 फीट छोड़ के चारों तरफ से प्लांट्स को हमने चारों तरफ से घेर दिया और इसमें हमने बड़ी बड़ी साइज के पौधे लगाए जो सीधे स्ट्रेट जाके बढ़ेंगे। और उस कड़ी में सबसे बेस्ट होता है बैम्बू का प्लांटेशन, बांस का पौधा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लगभग मिनिमम 6 फीट और मैक्सिमम 10 फीट का स्पेस छोड़ेंगे और फिर खेत के चारों तरफ दूसरी बॉर्डर लगा देंगे। तो दूसरी बॉर्डर हमारी होगी मध्यम आकार के पौधों की, मतलब जो सीधे बढ़ने वाले पौधे हैं उनसे छोटे होंगे, मतलब बड़े पौधों से छोटे होंगे और सबसे छोटे नहीं होंगे, मतलब मिडिल साइज के ग्रोथ करने वाले प्लांट्स होंगे, जैसे कि आम हो गया, लीची हो गया, है ना, आपका चीकू हो गया, इस तरह के पौधे जो मध्यम आकार के होते हैं, आंवला हो गया, इस तरह के पौधे। अब हम इसमें इन दोनों पौधों के बीच में यहाँ पर ये पौधा लगाएंगे। पौधों की लिस्ट आपको पीडीएफ में है तो वो आपको उसमें मिल जाएगी, परंतु ये चीज़ जो आपको सुननी समझनी है वो देखिए, इन दोनों 10 के बीच में ये पौधा लगेगा और इससे और इसकी दूरी भी 10 फीट होगी। तो क्या होगा कि जब ये पौधा ग्रो करेगा तो इसको पर्याप्त जगह मिलेगी, ये ग्रो करेगा इसको पर्याप्त जगह मिलेगी, ये ग्रो करेगा इसको पर्याप्त जगह मिलेगी। तो आपको जिग जैग फॉर्म में पौधों को लगाना है। एक पौधे से दूसरे पौधे की सामने की दूरी 10 फीट होगी। ठीक है, तो ऐसे करके हमने जिग जैग तरीके से ये पौधे यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे इन दोनों पौधों के बीच में चारों तरफ पूरा एरिया, मतलब जो भी आपकी खेत की साइज़ है, आइडली आप समझ लो कि अगर ये 4 से लेकर 6 एकड़ का खेत है तो हमें इस तरीके से हमें पौधों को घेरना है और बेसिक तरीके से हमने ये प्लांटेशन मार दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जो हमारी दूसरी लाइन तैयार हुई, दूसरी लाइन के बाद में हम तीसरी लाइन एक और तैयार करेंगे और ये भी दूरी होगी 6 से 10 फीट के बाद। अब ये 6 to 10 क्यों लिखा है, जैसे मान के चलो आपका फार्म छोटा है, 3 एकड़ का है साहब, है ना, तो आप 6 फीट भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका फार्म 5 एकड़ और 5 से बड़ा है तो फिर आप 10 ही रखिए, क्योंकि 3 एकड़ से छोटा फार्म है तो छोटी मशीनरीज आप चला सकते हो, तो 6 फीट में आप आराम से कहीं से भी तो घुमा सकते हो, उसके हिसाब से सोच के बनाया गया। और अगर मान के चलो आपका फार्म बड़ा है तो 10 फीट छोड़िए और उसके लिए कभी भी आप बड़ी मशीनरीज ले जाएं, बड़ा ट्रैक्टर ले जाएं, ट्रॉली ले जाएं, इवन कुछ भी इस तरह से ले जाएं, तो वो 10 फीट के एरिया से तो मूव आसानी से हो सके। तो इसलिए अपने अपने हिसाब से इसको छोड़ सकते हैं, हमने इसलिए लिख दिया 6 से 10। अब आते हैं हम तीसरी बॉर्डर पे, तो हम एक लाइन और बनाएंगे तीसरा, और तीसरी बॉर्डर में हम क्या करेंगे कि जो पौधे हमने मिडिल साइज़ के लगाए उनसे छोटी साइज़ के पौधे लगा देंगे। मतलब हम अब यहाँ पे लगाएंगे नींबू है, अनार है, अमरूद है ना, संतरा है, मौसम्बी है, इस तरह के पौधे लगा देंगे जो सबसे छोटे होंगे। तो ये पहले बड़े वाले, बड़े से छोटे वाले, छोटे से और छोटे वाले। तो इससे क्या होगा, बड़े की छाया छोटे पे, छोटे की छाया और छोटे पे, और छोटे की छाया अब खेत में नहीं आएगी। तो इस तरह से हमारा खेत जो है सुरक्षित रहेगा। और यहाँ पे ये फिर सीन बनेगा, इन दोनों पौधों के बीच में ये पौधा लगेगा। या तो फिर आप ऐसा कर लो कि जो हमारी पहली वाली रो के पौधे थे उसके जस्ट सामने तीसरी वाली रो के पौधे हमें लगाने हैं। तो चाहे आप बात को ऐसे कह लो चाहे ऐसे कह लो, बात बराबर ही है। 10-10 फीट पे पौधे लगेंगे, जिग जैग तरीके से पौधे लगेंगे, है ना। हर लाइन के पौधे पहली लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। तो उससे क्या होगा, हर पौधा एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा और प्रॉपर हर को फैलने में जगह मिलेगी। ठीक है, इस विधि से हमें पौधे लगाने हैं। इनकी और इनकी दूरी भी आपस में 10 फीट है और इसकी और इसकी दूरी भी आपस में 10 फीट है। अब हमें क्या करना है, ये 3 लाइनों में हमने साफ पौधे बना दिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, तीसरी बॉर्डर डालने के बाद अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकते हैं और वापस चलते हैं हम
अपने खेत पर जो हमारा प्लेन खेत है, अभी कोई ढांचा नहीं बनाया, फॉर एग्जांपल ये भी नहीं है, ये नहीं है, अभी 3 बॉर्डर बना दिया, आप भूल जाइए, प्लेन हमारा खेत है। और अगर आपके खेत में ड्रेनेज बनाना है आपको, मान के चलो आपके खेत में एक्सेस पानी भरता है, या बारिश के समय में कीचड़ होता है, या आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल है और आपको लगता है कि नहीं इसमें हमें मल्टी लेयर या इस तरह की खेती करनी है, तो आप क्या करिए, अपने खेत पर ड्रेनेज सिस्टम बनाइए, ठीक है। और ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए आपको पूरी ज़िंदगी में एक ही बार आपको मेहनत करनी है। और वो क्या करना है, मान के चलो अभी ये खेत में हमने कुछ भी नहीं किया, ये खेत मान लेते हैं हमारा, ये खेत है, ऐसा खेत है हमारा। अब हमने क्या करेंगे, यहाँ पे ये पूरा ऐसा नाली खोदेंगे बीच खेत से, और यहाँ से ऐसी खोद देंगे, प्लस का निशान बनाते हुए हम पूरे खेत को खोद देंगे, समझ गए ना, ऐसे। और इसकी चौड़ाई होगी 4 फीट, और इसकी जो गहराई होगी वो 10 फीट होगी, और लंबाई जो भी हो आपके खेत का होगा। मतलब आपने अपने खेत के सेंटर से प्लस का निशान बना दिया, और प्लस का निशान बनाने का मतलब आपको 4 फीट चौड़ा खोदते हुए 10 फीट गहरा खोदना है, ये प्लस खोदना है आपको, समझ में आ रही ना बात। मतलब जैसे ये खेत है और अगर हमें ऐसा प्लस बनाना है तो हम यहाँ से खोदना चालू करेंगे और 10 फीट गहरा और 4 फीट चौड़ा नाला ऐसा खोदते जाएंगे। उसकी मिट्टी निकाल के हम ऐसी जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमारा खेत का ढाल है, या तो फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पे फिलिंग चाहिए, या कहीं तो भी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको करना, या स्टॉक बना के भी रख सकते हो कि भाई साइड में रख दो, कभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी मट्टी की नर्सरी करनी, लाइक दिस, जो भी कुछ ऐसे काम करने तो उसमें हम यूज़ कर लेंगे। तो हमने ये खोद दिया, और फिर हम क्या करेंगे, इस नाले में पहले नंबर बड़े पत्थर भर देंगे नीचे, सबसे नीचे, और 7 फीट तक हमने बड़े पत्थर भर दिए, ठीक है। और फिर 7 फीट के बाद हम उसमें छोटे छोटे पत्थर डालेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे, हाइट नहीं बढ़ाएंगे, बस उस 7 फीट में बड़े पत्थरों में जो गैप आया ना उसको ही बस फिलअप करेंगे। और फिर उसके ऊपर से 2-1 मतलब बजरी मिल जाए, मुरम मिल जाए, वो हम डाल देंगे। मतलब कुल मिला के ज़मीन से लेकर 7 फीट तक आपको बड़े छोटे और बिल्कुल छोटे पत्थरों से उसको पैक करना है, हाँ। और फिर बाकी का 3 फीट पूरा मिट्टी आप इसमें भर दीजिए, ठीक है। अब ये खेत वापस सर एक बार जीरो फिर हो से गया। समझा नहीं। मतलब जो है ना, आपको अपने खेत को पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सेंटर ऑफ द खेत खोदना है। कितना गहरा, 10 फीट गहरा, 4 फीट चौड़ा। और खोदने के बाद मिट्टी निकाल के आप पूरे खेत में भी फैला सकते हैं, जहाँ पर ढाल है वहाँ पर भी डाल सकते हैं, या जहाँ पर आपको लगता है कि स्टॉक बनाना चाहिए कभी हमें यूज़ करना, वहाँ पर भी रख सकते हैं। और फिर उसके बाद आप इस गहरी नाले में 4 फीट तक, 7 फीट तक पत्थर भरिए, बड़े वाले पहले, और फिर छोटे वाले, और फिर और छोटे वाले, ऐसे करके 3 साइज़ के पत्थरों से 7 फीट तक के एरिया को नीचे से फिलअप कर दीजिए। और फिर ऊपर का जो 3 फीट का एरिया बचा उसको वापस उसी मिट्टी से भर दीजिए। आपका खेत वापस वैसे ही बन गया। तो अंडरग्राउंड आपने क्या किए, नाला खोद के पत्थर सेट कर दिए, समझ गए ना। अंडरग्राउंड आपने सेटिंग कर दी पत्थरों की, और फिर बस आपने बंद कर दिया। ये आपका बन गया ड्रेनेज। इससे क्या होगा, जब बारिश होगी और आपके खेत में अगर ब्लैक कॉटन सॉइल होगी और पानी मिट्टी पकड़ती होगी तो वो पानी को ड्रेनेज करने में बहुत हेल्प करेगी। और अगर मान के चलो ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं है साहब, लेकिन पानी कीचड़ बनता है, आधा फीट पानी भर जाता है हमारे खेत में, बारिश के समय पे कोई फसल नहीं होता, वो कंडीशन में भी ये ड्रेनेज बहुत काम करेगा, पानी एकदम से नीचे उतार देगा और खेत आपका मतलब अच्छा रहेगा और उसमें आप क्रॉप्स उगा पाएंगे। वाटर रिचार्ज होगा, वाटर तो रिचार्ज होगा ही होगा, कीचड़ नहीं बनेगा आपके खेत में। तो कीचड़ से रोकने के लिए हम लोग ये ड्रेनेज बनाते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है केवल जिनके खेत में कीचड़ होता है या बारिश के टाइम पे कोई क्रॉप नहीं होता है। अब देखिए, अगर मान के चलो हमारा नॉर्मल खेत है जी, कोई कीचड़ विचड़ नहीं, कोई एक्सेस पानी नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब आ जाते हैं वापस इस प्लान पे। तो हमने क्या किया, मान के चलो वो प्लान पे गए, तो वो प्लान पे पहले हमने ड्रेनेज बनाया, फिर ये लेआउट बनाना चालू करेंगे, फिर ये बॉर्डर लगाना चालू करेंगे। पहले सबसे पहले नंबर ड्रेनेज बनाएंगे अंडरग्राउंड, और फिर ये करेंगे। और अगर प्लेन खेत है, नॉर्मल खेत है, ऐसे कुछ भी नहीं होता, बारिश नॉर्मल होती है और पानी आराम से, कीचड़ नहीं बनता, क्रॉप उगाते हैं, तो फिर आपको क्या करना, ये वाली जगह से
यहाँ से आपको 2 फीट जगह छोड़नी है तीसरी वाली बॉर्डर से, और 2 फीट जगह छोड़ के फिर आपको 2 फीट गहरी और 2 फीट चौड़ी नाली बनानी है। इसको बोलते हैं हम ट्रेंच। ये सब में अप्लाई नहीं करना, ये सभी में अप्लाई होगा, ये कॉमन बात है, कीचड़ वालों के लिए भी और नॉर्मल कंडीशन वालों के लिए भी। कीचड़ वालों के लिए आप 2 फीट नहीं 3 फीट चौड़ी और 3 फीट गहरी बनाओगे और वो ड्रेनेज बनाओगे, और नॉर्मल वालों के लिए 2 फीट चौड़ी 2 फीट गहरी और लंबी में पूरा खेत को चारों तरफ से कवर करेगी। तो ऐसे करके ये हम 2 फीट गहरी 2 फीट चौड़ी नाली बना देंगे, इसको हम ट्रेंच भी बोलते हैं। ये वाटर रिचार्जिंग का काम करेगी और ये खेत की मिट्टी को भी बहने से रोकेगी, और इसको लेकर जो है ना बहुत मतलब जो भी आपका वेस्ट होगा मटेरियल, जैसे फार्म वेस्ट निकला, आप यही नाली में भरते जाएंगे। बारिश के समय पे ये नाली जो है ना पूरे कचरे को कंपोस्ट करके खाद में तब्दील कर देगी। फिर आप इस खाद को उठा के अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस नाली में क्या होगा, ये नाली में पानी भरा रहेगा, बारिश का पानी आपके खेत से जो बह के निकलता है वो पानी ये नाली रोकेगी। और ये रिचार्ज का काम भी करेगी। ये रिचार्ज का भी काम करेगी, मिट्टी भी बहने से बचाएगी। ये सारी चीज़ें ये हमारी ट्रेंच से हो गई। अब ये हमने 3 बॉर्डर में पहले पेड़ लगा दिए, पूरे खेत को घेर दिया चारों तरफ से, दूसरी बॉर्डर से घेर दिया, तीसरी बॉर्डर से घेर दिया। ये एक जोन बन गया, पूरा एग्रो क्लाइमेटिक जोन बन गया। अब इसके अंदर हमने नाली बना दी जो खेत को चारों तरफ से घेर के रखी है। इसके बाद अब जो भी खेत बचा, अब इस खेत को भी हम अलग अलग भागों में बांट देंगे काम के हिसाब से, ठीक है। जैसे मान के चलो आप कैसा काम कर रहे हो, बहुत सारे काम हैं आपके, प्रोसेसिंग का भी है जी, बहुत सारे काम हैं अलग अलग, है ना। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए 10 ठो काम कर रहे हो मान के चलो आप, तो आप अपने हिसाब से ब्लॉक बना सकते हो और हर एक ब्लॉक को अलग अलग काम दे सकते हो। तो अभी हम आपको मोटी मोटी यहाँ पे बता रहे हैं, एक फार्मर के लेवल पे और एक बिजनेस वाले फार्मर के लेवल पे भी और एक पूरे प्रोफेशनली लेवल पे, कि आप क्या करिए, इस पूरे भागों को, अगर बड़ा खेत है तो 6 ब्लॉक बनाओ, और बड़ा है तो 8 ब्लॉक बनाओ, और बड़ा है तो 10 ब्लॉक बनाओ। तो आप कहोगे ब्लॉक कितने का होना चाहिए, तो मिनिमम ब्लॉक 75 डिसमिल मतलब 0.25 एकड़, और अधिकतम होना चाहिए 1.25 एकड़। इतना ब्लॉक सफिशेंट होता है। इससे बड़ा होने में मैनेज करने में तकलीफ होता है, और इससे छोटा होने में भी तो नहीं मज़ा आता है। तो कुल मिला के आप ब्लॉक बना सकते हो आपके प्लॉट की साइज़ के आधार पर, कि आपका प्लॉट का साइज़ कितना बड़ा है। तो अगर मान के चलो उदाहरण के तौर पे हम मध्यस्थता की बात करें, ये 5 एकड़ का खेत था और 5 एकड़ में हमने ये बॉर्डर डाली तो आधा एकड़ हमारा समथिंग निकल गया इसी में। अब हम क्या करेंगे, इसके 4 भाग बना देंगे, 4 भागों में इस पूरे प्लॉट को बांट देंगे, पूरे खेत को 4 भागों में बांट देंगे। तो आप बांटोगे कैसे, तो मान के चलो आपने जो प्लॉट बनाए, इसमें भी प्लॉट में ऐसे नहीं कि आपको बाउंड्री वॉल बनानी या कुछ कंक्रीट वाला काम करना है। यहाँ पे कंक्रीट का कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सीधा ले जाके आपने हर एक खेत को 4 भागों में ऐसे बांट दिया। ये हमने यहाँ से उठा के इनको, हाँ बेड नहीं बनाना, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे। अच्छा, हाँ, अंदर में हम पौधे लगाएंगे, पौधों से ये हमारे ब्लॉक अलग अलग हो जाएंगे, समझ गए ना। यहाँ पे हम अंदर में प्लांटेशन करेंगे और प्लांटेशन के माध्यम से ये सारे ब्लॉक को हम अलग कर देंगे, ठीक है। तो अब ये 4 ब्लॉक बन गए, 4 भाग बना दिए। अब इन 4 भागों को बनाने के लिए हमने किया क्या, यहाँ पे एक पेड़ लगाया, किस साइज़ का, मध्यम साइज़ का, जो बड़ा नहीं और छोटा नहीं। छोटे में क्या होगा, हरदम आपके हाथों पैरों ही में लगता रहेगा, वो बड़ा लगा देंगे बहुत ज़्यादा शैडो करेगा, खेत के अंदर की बात है। तो इसलिए मिडिल साइज़ का प्लांट लगना चाहिए, जो ज़्यादा ना बड़ा हो और ना ज़्यादा छोटा हो। जैसे मैंगो हो सकता है, चीकू हो सकता है, आपका आंवला हो सकता है, आपका मौसम्मी हो सकती है, कीनू हो सकता है, इस तरह के पौधे, या लीची हो सकती है। तो हमने ये लगा दिए। ये भी रूल होगा 10-10 फीट पे लगाने का, और इनके बीच में भी ये जिग जैग तरीके से लगेगा, इन दोनों के बीच में ये, इन दोनों के बीच में ये, ऐसे करके हमने खेत के चारों तरफ ये प्लांटेशन भी भर दिया खेत के अंदर में, जो जिग जैग तरीके से है, और पूरे खेत को ये घेर के रखा है। ऐसे करके हमने चारों तरफ ये 10-10 फीट पे अपने पौधे लगा दिए। अब देखो, ये जो बीच में जो रास्ता बनाया, दोनों लाइन में ऐसे 2 लाइन चलाई हमने 10-10 फीट पे बराबर, और बीच में बन गया ये पाथ, रास्ता बन गया। अब इस रास्ते में हम क्या करेंगे कि
इसकी जो डिस्टेंस है, अगर मान के चलो आपका खेत बड़ा है 5 एकड़ के आसपास का है तो आप बराबर 10 फीट छोड़िए, जैसा यहाँ पे छोड़ा। और अगर छोटा है तो 6 फीट छोड़ दीजिए। तो 3 फीट तक का है, 3 एकड़ तक का है तो 6 फीट छोड़िए। और अगर 5 एकड़ का है तो बड़ा छोड़िए। तो 10 फीट छोड़ेंगे तो आप आराम से ट्रैक्टर अपने कहीं पे भी, तो इधर पे चारों तरफ किधर पे भी घुमा सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये हमारा पाथ बन गया जी, ये चलने का रास्ता बन गया। ठीक है, यहाँ से हम आसानी से किसी भी खेत में जाके मूव कर सकते हैं और अपने खेत का एंट्रेंस आप किसी भी डायरेक्शन से बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी सड़क यहाँ से आ रही है तो आप इधर से एंट्री मार दो, उधर से आ रही है उधर से मार दो, इधर से किधर से भी आप एंट्री बना सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, हर कॉर्नर से आपका ऑप्शन है। और अगर मान के चलो इधर कहीं से सड़क आ रही है तो कोई बात नहीं, आप इधर से एक एंट्री मारो, गेट यहाँ बना लो, यहाँ से एंट्री मार के ये वाले अपने पाथ से चल के और फिर यहाँ अंदर आ जाओ, है ना। तो ये आपका ऐसे डायग्राम बन जाएगा। अब देखो, जब हमने अपने खेत को 4 भागों में डिवाइड कर दिया और हम अपने काम को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे एक कॉलोनी वाला कॉलोनी बनाता है, ठीक है, तो वो कॉलोनी बनाता है तो कॉलोनी का नाम रखता है ना, हर एक कॉलोनी का नाम होता है। तो हम क्या करेंगे, जब हम अपने काम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना तो हम भी अपने खेतों के नाम रखेंगे। ठीक है, अब हम नाम क्या रखेंगे, तो उसमें 3 विकल्प हैं। नंबर 1 तो पहला विकल्प आपकी झोली में है कि आपके फैमिली में, आपके परिवार में कोई भी ऐसे पूर्वज हुए हैं कभी जिन्होंने आपके समाज में या आपके फैमिली में कुछ तो भी बड़ा काम किया है, परिवर्तनकारी काम किया है, जिनको आप हमेशा याद करते हैं कि ये तो हमारे दादाजी बना के चले गए, अब तो हमारी हिम्मत नहीं है। ऐसे ऐसे कुछ भी भावना आपके मन में है अगर आपके अपने पूर्वजों के ऊपर, ठीक है, या ऐसे कुछ काम हुआ है तो आप उनके नाम पर इन खेतों के नाम रख सकते हो। बहुत खूब सर, बहुत खूब। समझ गए ना। तो कई बार क्या होता है कि हम सारी जिंदगी सोचते रहते हैं यार उनके लिए कुछ करना है, उनके लिए करना है, पर क्या करना है समझ ही नहीं आता, और ऐसे ऐसे करके आप भी निकल देते हो, फिर आपके बच्चे भी यही सोचने लग जाते हैं ठीक है कि नहीं। सो कर नहीं पाते हम, तो हम क्या करेंगे कि एक ही झटके में सारे काम करेंगे ना, क्या दिक्कत है। प्लानिंग कर रहे हैं हम, अपने काम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यहीं पे एक ठो बोर्ड लगाएंगे बढ़िया, किसी भी एक पूर्वज के नाम पर आप अपना बोर्ड लगा दीजिए, दूसरे पूर्वज के नाम पर दूसरा लगा दीजिए, तीसरे के नाम पर तीसरा, चौथे के नाम पर चौथा। अब बाय द वे ये ऐसा ना हो, ठीक है, तो प्लान नंबर 2 आप इसमें ये, जैसे आपके फैमिली में अगर कोई ऐसा बंदा नहीं हुआ तो इस समाज में तो ऐसे बहुत सारे बंदे हुए ना, है ना। हम स्वामी विवेकानंद को जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं, सरदार पटेल को जानते हैं, आपके भगत सिंह को जानते हैं, कितने ऐसे महापुरुष हैं इस धरती पर, दयानंद सरस्वती को जानते हैं हम, जिनको हम AGP अब्दुल कलाम को जानते हैं हम, मतलब जो भी है जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम करके दुनिया को आदर्श स्थापित किए और उनको कुछ ना कुछ प्रेरणा दी। या हम ऐसा ज़रूर है हमारे जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति हमारी लाइफ में आइडल होता है कि हाँ भाई ये इसकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आप उस आइडल व्यक्ति के नाम पर भी किसी भी एक खेत का नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने स्वामी विवेकानंद खेत नाम रख दिया, इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम रख दिया, इधर पे AGP अब्दुल कलाम खेत रख दिया, उधर पे आपने दयानंद सरस्वती या जो भी है, आप जो भी आपको लगता है वो नाम पे आप रख सकते हो। तो आपने ये कर दिया। अब मान के चलो ये भी नहीं आपको समझ में आ रहा, तो प्लान C है, मतलब थर्ड प्लान है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 कह दो आप उनको, पर कुछ ना कुछ कहो, कुछ ना कुछ कहो, इसलिए कि नहीं तो आप कभी भी अपने काम को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे, सेट नहीं कर पाओगे। दैनिक जीवन में अक्सर ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण के तौर पे इस बात को समझाता हूँ, जब आप इसमें एंट्री मारोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। जैसे मान के चलो हमें अभी किसी खेत में काम करना है, समझना, तो हमने कहा आज उधर काम लगाना है। अब उधर मतलब किधर, ठीक है। तो अगला आपका जो काम करने वाला आदमी है, पता चला जिस खेत में आपको बिठाना था वो उस खेत में नहीं, वो दिन भर दूसरे खेत में काम करता है। जब शाम को जाके उससे आप कहोगे तो आप उसको बोलेगे हमने इधर कहा था, तो वो कहेगा आपने उधर कहा था, तो आप इधर और उधर में ही उलझ जाओगे, वो आपकी खोपड़ी खा लेगा पूरी। तो गलती कहाँ है, क्योंकि हमने काम को ऑर्गेनाइज नहीं किया। और अगर अब आप कह दोगे
एक नंबर के खेत में काम लगना है, खत्म हो गई। चाहे आप चेहरा ऊपर करके कह दो, चाहे नीचे करके कह दो, ना आपको हाथ हिलाने की जरूरत है, ना आपको इशारा करने की जरूरत है। एक नंबर में आज काम लगना है, खत्म हो गया बात, ऑर्गेनाइज हो गया ना काम। अब आपके पूरे स्टाफ को पता होगा एक नंबर का खेत मतलब क्या काम होना है। बात आ रही ना समझ में? तो ये आपको करना जरूरी है। तो आप किसी भी अगर महापुरुष के नाम पे रखते हो तो ये आपके काम को बहुत सपोर्ट करेगा। आप ऐसे पूर्वजों के नाम पर अपने खेतों के नाम रखिए जिन्होंने एग्रीकल्चर की इतिहास में बहुत काम किया है। जैसे महर्षि सुश्रुत हुए, सॉरी वो तो शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ थे, महर्षि सुरपाल, इन्होंने क्या किया है, वृक्ष आयुर्वेद नाम की एक पुस्तक लिखी है ना। और वृक्ष आयुर्वेद में उन्होंने, हमने नहीं पढ़ी है उसका, एक भी पन्ना नहीं पढ़ा, पर लोगों से हमने सुना है, जो विद्वान लोगों ने अध्ययन किया उसका, उन्होंने कहा है कि उस वृक्ष आयुर्वेद में उन्होंने इतना अध्ययन करके लिखा है कि अगर एक पेड़ की 100 पत्तियां हैं और आप किसी एक पत्ती का कलर पीला करना चाहते हो तो वो तक उन्होंने अनुसंधान कर लिया था। एक पत्ती का कलर चेंज कर सकते हो, बाकी का पत्ती का कलर ग्रीन रह सकता है। महर्षि सुरपाल ऋषि, वृक्ष आयुर्वेद उनकी रचना है। ठीक है, पुस्तक कभी जीवन में आपको पढ़ने को मिले तो जरूर पढ़िएगा। ये हमारी कृषि का पुरातन ग्रंथ है। ये तो बहुत पुराना मिलेगा नहीं कहीं। नहीं है पर मॉडिफाइड तरीके से है। अभी हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। एक चलो बाद में बताइए, ठीक है। तो कुल मिला के जो वृक्ष आयुर्वेद है उन्होंने उसमें इतना अध्ययन करके लिखा है। तो इसका मतलब ये आप उन ऋषियों के नाम पे रख सकते हो। जब भी आप किसी को बोलोगे कि महर्षि सुरपाल खेत में जाना है, आदमी की बुद्धि घूम जाएगी। ये सुरपाल खेत क्या है तो पूछेंगे तो अपने आप संस्कृति को विस्तार दे रहे हो ना भाई। आप बता रहे हो कि देखो आज रॉकेट में जिन्होंने काम किया, गणित में जिन्होंने काम किया, जिन्होंने बल्ब बनाया, रोशनी बनाई, जिन्होंने पैनल प्लेट बनाई, जिन्होंने एरोप्लेन बनाया, उन सब के नाम जानते हो कि नहीं जानते हो आप? और जिन्होंने एग्रीकल्चर के इतने खतरनाक खतरनाक सूत्र बनाए, उनको हमारा भारत का इतिहास एक बच्चा नहीं जानता। सोचिए आप, मतलब हम लोग नहीं जानते। बच्चे की बात तो दूर की बात है। दिल्ली में केजरीवाल जी ने हमें बुलाया एक बार, उन्होंने कहा हमारे बच्चों को कुछ बताइए। तो एक प्रोग्राम रखा, एक बच्चे से पूछा भाई बताओ दूध किधर से आता है? वो बोलता पैकेट से आता है। पैकेट से आता है। उसको यही नहीं पता कि दूध बैल देता है या भैंस देती है या गाय देती है या गधा देता है। उसको ये पता कि पैकेट से आता है। और आप कहते हो भारत कृषि प्रधान देश है। नाक कटवा रहे हो पूरे वर्ल्ड में आप, मतलब नाक कटवा रहे हो पूरे वर्ल्ड में आप ये कह के कि पैकेट से दूध आ रहा है। मतलब आप कहते हो पूरे दुनिया के लेवल पे भारत कृषि प्रधान देश है। तो लोग हंसते होंगे ना यार कि देखो ये कहते कृषि प्रधान देश है, इनको ABCD नहीं पता। टेक्निकल बात तो दूर की बात है। हमारे हिंदुस्तान में हमें ये बात बहुत किल करती है, हमारे देश के लोगों को ये नहीं पता कि पौधे पानी सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक लेते हैं। सुबह 5 से 8 ही लाइट नहीं रहेगी पूरे हिंदुस्तान में। सोचो यार, आप कृषि प्रधान देश हो, कम से कम हमारे ऑफिसर्स को तो इतना पता होना चाहिए कि सुबह पानी पौधे लेते हैं क्योंकि हम कृषि प्रधान देश से आते हैं। वो गौरव खो देते हो आप इस चुरकट काम करके। मतलब ये चुरकट ही है। मतलब आपकी सोच कहाँ है? आप सोचिए, आपकी सोच ही नहीं है। मतलब ये बात से बहुत नाराजगी है। जिसको बुरा लगना लगने दो। आप कृषि प्रधान देश का गौरव लेके पूरे दुनिया में चल रहे हो। कम से कम इतना बेसिक तो पता हो कि पौधे सुबह, अब किसी व्यक्ति को आप कैसे कह पाओगे कि हम कृषि प्रधान देश से आते हैं? वो पूछ लिया कि पानी कब देते हो आप अपने के, बोले बिजली तो हम रात को देते हैं 2 बजे जब पौधे सो जाते हैं डकार मार के। तो वो हंसेगा आप पे कि यार इससे ज़्यादा तो हम रिसर्च कर बैठे कि हमें पता चल गया कि पौधे सुबह 5 से लेकर 8 बजे तक पानी लेते हैं। तो हम तो रेत के तेल वाले देश के लोग हैं और हमें पता है सुबह 5 से 8 लेते हैं। और तुम कृषि प्रधान देश के आदमी हो, तुम्हें नहीं पता कि कितने बजे पौधे पानी लेते हैं। तो कुल मिला के ये बहुत ही मतलब किल करने वाली बात है। तो मेरा ये कहना है कि आप उस काम से, मतलब उस ढंग से इस काम को पिरोइए ताकि हम भारत की संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत को लोगों तक पहुंचा पाए, लोगों को बता पाएं कि यार जो है ना, कम से कम अपना गौरव तो मत खोइए। गौरव नहीं बढ़ा सकते तो जितना था उतना तो रखिए अपने पास। सही है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे, कोई भी अपने जो पूर्वज ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, उनके नाम पर हम अपने खेतों के नाम रख सकते हैं। अब देखो, मान के चलो ये हो गया, हमारे खेतों के नामकरण हो गए। अब खेतों के नामकरण के बाद आपको क्या करना है, ये देखो,
आपने देखा होगा किसी भी आप बड़े शहर में या छोटे शहर में जाते हो, लाल बत्ती जब मिलती है, जिधर पे भी सिग्नल मिलता है, सिग्नल के बाजू से तो या आजू से या सेंटर में कायदे से तो सेंटर में एक सर्किल होता है, बराबर ना। उस सर्किल पे कोई ना कोई का स्टैचू लगा होता है ना, स्टैचू लगा होता है, और वो जिले में जिस व्यक्ति ने कुछ काम किया है उसके नाम का वो स्टैचू होता है, और उसी के नाम का वो चौराहा होता है। होता कि नहीं होता? तो यहाँ पर हमने अपनी प्लानिंग कर डाली है पूरी, पूर्वजों के नाम से अपने खेतों के नाम दे दिए। तो ये जो है ना हमारा सर्किल बन रहा है ना इधर पे, तो ये हमारा चौराहा बन रहा। तो इसको आप बोलोगे एग्रीकल्चर चौराहा, कृषि चौराहा। और कृषि चौराहे में आप अपना नाम आगे जोड़ के पूरे गर्व के साथ में आप बोर्ड लगा देना था, पूरे गर्व के साथ में, क्योंकि ये आपने बनाया है। समझ गए ना? लोगों का चौराहा बनता है मर जाने के बाद, और बनेगा नहीं बनेगा किसी को नहीं पता। सर लेबर सब नाम का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बोलते रहो ये चौराहा तो कार को उल्टा बोलने लगते हैं। करेंगे। तो आप क्या करिए, यहाँ पर ये चौराहा अपने नाम से बना लीजिए, ठीक है? ये बुढ़ापे में काम आएगा, जब इस पे आप बैठोगे ना तभी मज़ा आएगा आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चौराहा अपने नाम से बनाइए। सो अगर आपका कुछ भी नाम है, मान के चलिए यहाँ पर XYZ है ना, आप आप क्रांति बना देते हैं। ये सही बोला, क्रांति चौक। हाँ औरंगाबाद में है क्रांति चौक। हैं? ये लो भाई बन गया। अच्छा, मैंने बहुत पहले ये हमने अपना सर्किल बना दिया, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि लोगों के सर्किल बनते ही हैं, जाने के बाद बनते हैं। हम लोग अपना बना के जाएंगे, किसी को क्यों काम छोड़ के जाते हो, वो काम भी हम ही करके जाए, है कि नहीं? तो ये हमने अपने नाम का सर्किल बना दिया, चारों खेत आपने अपने नाम से बांट दिए। अब हम क्या करेंगे, चारों खेतों को हम अपना काम बांटेंगे, चारों खेतों को हम अपना काम बांटेंगे। तो काम बांटने के लिए आप क्या करोगे, अब आपको ये एग्रीकल्चर को किराने की दुकान है ये पूरी, ठीक है? तो हमें किराने की दुकान के ही माफिक इसको काम बांटना है। और किराने की दुकान ये इसलिए है, और अगर नहीं है तो इसलिए बनाना पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब आपका खेत छोटा होने वाला है। तो छोटे खेत में जो है ना क्या करोगे आप, बड़ा मॉल तो खोलोगे नहीं, ठीक है? आपको छोटा छोटा दुकान ही सेट करना पड़ेगा, छोटा छोटा आपको वही करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, अपने काम को किराने की दुकान के माफिक सेट करना है, और इसके लिए आपको चाहिए कि आप जो है ना हर एक खेत को अपना अपना काम बांट दो। तो हमने पहले नंबर के खेत को या स्वामी विवेकानंद खेत को ओपन फार्मिंग का नाम दे दिया, या खुले में खेती करने वाला खेत। मतलब यहाँ पर हम खुले में वो सारी फसलें उगाएंगे, जैसे गन्ना हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, मक्का हो गया, अरहर हो गया, जो खुले में होगी, ओपन में होगी और बेड बना के होगी, और उसका सबका एक जैसा कॉन्सेप्ट रहेगा, एक जैसा सेटअप रहेगा। बेड की चौड़ाई 2 फीट रहेगी, निकलने का रास्ता 3 फीट रहेगा। इसी पे आप गन्ना लगाओगे, गन्ना निकाल के सरसों लगाओगे, इसी पे आप अपना मुनगा लगाओगे, इसी पे आप अपने केले लगाओगे, इसी पे अरहर लगाओगे, इसी पे हल्दी लगाओगे। बेड का साइज एक जैसा रहेगा। तो अब इससे क्या होगा, आपका एक बार का बनाया हुआ बेड कई बरस तक चलेगा, आपको बार बार कल्टीवेशन प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका पानी का सेटअप एक बार हो जाएगा, आपको बार बार उखाड़ने की और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो रहा ना? मतलब काम को खेत के हिसाब से या खेत के हिसाब से हमने काम सेट कर दिया भाई। अब ये खेत में यही तरह के काम होंगे जिसको ये तरह की व्यवस्था चाहिए पड़ती है। समझ में आ गई? मतलब जिस जिस काम को वो टाइप की व्यवस्था चाहिए, वो सारे काम एक ही खेत में होंगे। तो क्या होगा, कभी भी हमें काम बदलना पड़ा पर खेत नहीं बदलेंगे, हम काम बदल देंगे, फसल बदल देंगे, व्यवस्था वही रहेगी, क्योंकि वो व्यवस्था अब इस फसल के लिए भी लागू होगी। ये हो रहा हमारा काम ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित हो रहा हमारा काम। अब आ जाते हैं हम दूसरे नंबर के खेत में। मैं कहता हूँ हर एक किसान को अपने फार्म पे एक फ्रूट ऑर्चर्ड रखना चाहिए, है ना? उसको बोलते हैं अपन फल उद्यान। और अगर किसी पूर्वज का नाम छूट गया हो तो उसके नाम पे ही फल उद्यान आप बना देना, है ना? यहाँ पे अब हम बनाएंगे एक फ्रूट ऑर्चर्ड, इसको बोलते हैं फ्रूट ऑर्चर्ड या फ्रूट फार्मिंग। तो ये हमारी होगी इसमें फ्रूट फार्मिंग। और हम करेंगे क्या, इसमें 3 सीज़न के फ्रूट्स लगाएंगे, ठीक है? नंबर 1 समर सीजन, नंबर 2 विंटर, नंबर 2 रेनी। तो हम ऐसे 3 सीज़न के भागों में
अपने एक फ्रूट ऑर्चर्ड को डिवाइड कर देंगे। अब हमने देखा है बहुत हिंदुस्तान में भ्रमण करके बहुत बड़े बड़े लोगों से मिले जिनके पास 200-200 400-400 बीघा ज़मीन है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, 400 एकड़ का खेत वाला किसान के पास में अपनी गाड़ी खड़ी करने को जगह नहीं है। खेत के अंदर एक पेड़ भी नहीं है उसके पास। वो सड़क पे कोई तो भी पेड़ ढूंढता है कि इधर पे गाड़ी को पार्क कर दें, ठीक है। दूसरी बात, वो घर में अगर नींबू का शरबत पिलाएगा तो ठेले से लेके नींबू आएगा। आप सोचो 200 एकड़ के किसान हो और नींबू आपको बाजार से खरीदना पड़ेगा। सोचिए आप, ठीक है आप सारे फल नहीं उगा पा रहे, सारी सब्जियां नहीं उगा पा रहे, समझ में आती है बात, लेकिन कुछ तो ऐसा करो यार जो आप लेके आओ। हर चीज़ आप बाजार से लेके आ रहे हो और जो पैदा हो रहा है वो बाजार दे आ रहे, तो क्या चल रहा है यार, है ना। सिस्टम कितना गड़बड़ है आप सोचिए। तो डेफिनेशन बदलनी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप 3 सीज़न के फ्रूट्स ऑर्चर्ड आप अपने खेत में सेट करोगे। अगर ये ब्लॉक 1 एकड़ का है तो 3 भागों में आपने इसको बांट दिया। मान के चलो 10 लाइन बनी तो 3 लाइन इसको दे दी, 3 लाइन इसको दे दी, 4 लाइन एक को दे दी, या 3 लाइन इसको दे दी, 1 लाइन अभी ऑप्शन में आपने खाली छोड़ के रख दी, है ना। मान के चलो आप इधर आए और आपको लगा यार ये सही प्लांट है, हमारे खेत में होना चाहिए, तो वो जाके वहाँ जगह है तो उसमें भर देना। एक ऐसे रख दो ऑप्शन के रूप में कि कुछ भी हम लगाते रहेंगे उसमें, ठीक है। जब भी जो कोई अच्छी चीज़ हाथ लगेगी तो शिफ्ट कर देंगे। तो ऐसे 3 भागों में हम क्या करेंगे, फ्रूट ऑर्चर्ड लगाएंगे और इसमें समर सीजन के आपके फ्रूट्स होंगे, एक में विंटर सीजन के होंगे और रेनी सीजन के होंगे। जब आप बरसात में अपने खेत पे जाओगे तो बरसात में आपको फ्रूटिंग मिलना चाहिए, गर्मी में जाओगे तो गर्मी में, और ठंडी में आओगे तो ठंडी में। तो कम से कम आप अपने शरीर की सेहत का तो ख्याल रखो। जब आप ठंडी में जाओ तो ठंडी के आपको फल मिले, शांति से कुर्सी डाल के अपने चौराहे पर बैठ सके और खा सकते हो अपने फल, ठीक है कि नहीं। और जब आप बरसात में जाओ तो अपना खा सको, और जब आप गर्मी में आओ तो खा सको। तो ऐसे इतना तो होना चाहिए यार, ठीक है। तो ऐसे 3 भागों में हमने ये किया। और आप कितने खाओगे, एक पेड़ के फल नहीं खा पाओगे आप सीज़न में, तो बाकी के फल के जो फल आए वो आप अपना इनकम के उसमें ले सकते हो कि भाई अब ये जितना बच गया तो अब ये इनकम में चला जाएगा। अब आ जाते हैं हम तीसरे ब्लॉक में। अब तीसरा ब्लॉक हमारा ये कहता है कि ये ब्लॉक में आपको मल्टी लेयर फार्मिंग करना चाहिए, और ये काम आपको आज नहीं तो कल, आपको नहीं तो आपके बच्चों को करना तो पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि लेआउट आज आप लोग बना के चले जाना, ठीक है। आज नहीं मतलब अभी समय है काफ़ी, अभी नहीं जाना हमने भेजा है ना उसका। हाँ, इसका लेआउट का PDF नहीं है। तो सर ने वाटर का ही भेजा एक जो है ना, आपको मल्टी लेयर के लिए एक ब्लॉक आपको रखना। और ये ब्लॉक का मतलब ये हो गया, जैसे हमने ये ब्लॉक मल्टी लेयर के लिए रखा है अपना, तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर मान के चलो कोई बांस अगर हमें रिपेयर करना है तो ठीक है साहब, वहीं के वहीं निकाला, वहीं के वहीं लगाया। पूरा ABCD तो नहीं शुरू करना पड़ेगा हमें, कौन सा तार कहाँ बंधा है, ठीक है वो बंधा है एग्जैक्टली, ये तार सड़ गया इसी जगह पे उठाया, दूसरा बांध दिया, ख़त्म। तो कितना ईजी हो जाएगा। और अगर हम हर बार खेत बदलते रहेंगे या हर बार प्लान बदलते रहेंगे, तो प्लान बदलोगे तो खेत बदलोगे, और खेत बदलेगा तो प्लान बदलेगा, तो ऐसे बदलता बदलता तो आपका उम्र ख़त्म हो जाएगी और पैसा हर बार खर्च होगा। यहाँ पे हम अपने काम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हम खेत नहीं बदलेंगे, प्लान बदल देंगे ज़रूर। हम 2 लेयर की जगह 3 लेयर कर देंगे, 4 लेयर कर देंगे, 5 लेयर कर देंगे, 6 आएगी तो 6 करेंगे, 7 आएगी तो 7 करेंगे, लेकिन लेयर वाला काम इसी में करेंगे। हम खेत नहीं बदलेंगे, फसल बदलते रहेंगे। समझ में आ गई बात। एक ब्लॉक हमने कर दिया लेयर फार्मिंग के लिए फिक्स, जो आज नहीं तो कल आपको करना तो है ही, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फिर लास्ट और चौथे ब्लॉक में। तो चौथे ब्लॉक में आप क्या करोगे, चौथे ब्लॉक में वो सब आप करोगे जो एग्रीकल्चर व्यवस्था को चलाने के लिए चाहिए होता है। तो आपको क्या क्या चाहिए पड़ता है, तो अब मान के चलो ये आपका चौथा ब्लॉक है, तो हमने इसके भी ब्लॉक बना दिए, अंदर एक रोड डाल दिया छोटा सा पतला सा 6 फीट चौड़ा जितनी आपको ज़रूरत हो, और इसमें हमने छोटे छोटे पार्ट बना दिए, और इसमें भी आप छोटे छोटे झाड़ लगा सकते हो। मान के चलो आप अरहर के ही लगा दो, पपीते के ही लगा दो, समझ रहे ना, या फिर अनार ही लगा दो, नींबू लगा दो, छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे झाड़ लगा दो, या कोई फूल वाले भी लगा सकते हो ऐसे, ताकि वो ब्लॉक दिखने में ये आ जाए कि ये ब्लॉक है भाई, यहाँ तक ये दूसरे ब्लॉक का जगह है, ये तीसरे का है। अब हम क्या करेंगे, इतने सारे हमारे एक ब्लॉक के अंदर इतने सारे ब्लॉक बन गए, अब हम इसमें सारी अदर एक्टिविटीज़ भर देंगे। क्या क्या भरेंगे, सबसे पहले नंबर तो हम गौशाला बनाएंगे, समझ गए ना। फिर हम इसके बाद कंपोस्ट बनाएंगे, खाद बनाएंगे। फिर उसके बाद हम मेडिसिन बनाएंगे, तो दवाइयों का एक ब्लॉक होगा। फिर एक आपका फार्म किचन का ब्लॉक होगा जिसमें आपका सारा फार्म को लगने वाला चीज़ रहेगा, समझ गए ना।
सरसों की खली है भाई, चूना है, गौमूत्र है, उड़द दाल का आटा है, गुड़ है, समझ गए, ये सारी चीज़ें, या नीम का तेल है, 60 दिन पुरानी छाछ है, क्या क्या लगता है एग्रीकल्चर में, वो सारा हम फार्म किचन में, ये वाले ब्लॉक में, कि ये हमारा फार्म किचन है भाई, अगर मान के चलो 100 दिन पुरानी छाछ चाहिए तो जाके लेके आओ, फटाफट जाएगा बंदा, फार्म किचन में जाएगा, लेके आ जाएगा, है ना। और कुछ भी लगना अगर तो ठीक है, वहाँ रखा होगा, लेके आएगा। एक हम रख देंगे मशीनरीज़ के लिए, तो मान के चलो जो भी हमारे फार्म की मशीनरीज़ है, छोटे से लेकर बड़ी तक, ये एक ब्लॉक अलाट कर देंगे, उसी में सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हमारे रहेंगे। एक ब्लॉक हम अपना स्टॉक के लिए कर देंगे, ठीक है, जो भी हमारा इनपुट है जो एग्रीकल्चर में लगना है वो एक ब्लॉक में रहेगा। आउटपुट जो आया, अनाज आया, सब्जियां आई, कुछ भी आया, तो पहले निकाल के हम वहाँ स्टॉक में लेके जाएंगे, फिर अब उसका क्या होना है वो वहीं डिसाइड होगा। ग्रेडिंग होनी है, छटाई होनी है, पैकेजिंग होनी है, कहाँ जाना है, किस कार्टून में जाना, बैग में जाना, बोरी में जाना, सीधा आपका ऑटो आएगा, खेत में नहीं जाएगा, सीधे इधर जाएगा, क्योंकि उसको पता है जी यहाँ से डिस्पैच होना है मटेरियल। सही है कि नहीं है? तो एक व्यवस्था तैयार हो जाएगी, एक सिस्टम रोड मैप तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास एक ब्लॉक और बचता है, मान के चलो, तो आप नर्सरी के लिए अलॉटमेंट दे दो आप, ठीक है कि नहीं, कि हाँ, कि भाई जो है ना आपको कोई भी पौधे बनाने हैं, कुछ भी करना है, तो एक आपने नर्सरी के लिए अलॉट कर दिया। फिर आपने एक जो है ना प्रोसेसिंग के लिए कर दिया, तो इसमें आप जो है छोटी मशीनरी से लेकर बड़ी मशीनरी से लेकर, या जो भी अपन को प्रोसेसिंग वाले यूनिट सेट करने या डिहाइड्रेशन सेट करना है, वो सब के लिए कर दिया। फिर एक ब्लॉक आप जो है ना कर दो अपना मान के चलो, नर्सरी के बाद आपका आ गया सेल्स वाला मामला, तो एक ब्लॉक आप सेल्स के लिए भी दे सकते हो कि भाई यहाँ से हमारा ये बिक्री केंद्र हो गया। तो कुल मिला के आप अलग अलग ब्लॉक को अलग अलग काम दे सकते हो। जितने भी ब्लॉक होंगे उन सारे ब्लॉकों में ये अदर एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, उसमें हम यहाँ छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे कि गाय आई साहब अब कहाँ, तो उनने का यहाँ बांध दो, समझ गए ना। अब वही गौशाला बन गई, अब हम ट्रैक्टर चला रहे तो घेर घेर करके चला रहे, तो वो अव्यवस्थित है भाई, अनऑर्गेनाइज हो आप, अब आ गए ऑर्गेनाइज आप। और ये सब काम का ब्यौरा जहां पर एंट्री है, बोर्ड लगा के ठोक दो, कोई भी आदमी आएगा, बोर्ड पड़ेगा, होश उड़ जाएंगे उसके। एक कंपनी है, हाँ, वो कहेगा यार ये क्या चीज है, ये तो हमारे ऑफिस से भी खतरनाक सेटअप कर रखा है इसने, है ना, कहाँ क्या है, ये यही लिखा है सब, और एरो भी बना हुआ है सारा, तो वो जाके सीधा एरो से ही उधर जाके बैठ जाएगा जहाँ उसको जाना। तो मतलब ऑर्गेनाइज करो आप काम को। तो ऐसे करके हर काम को अलग अलग ब्लॉक दे डालो, और 2-4 ब्लॉक अभी आप खाली भी छोड़ के रखना आगे के लिए। पानी पंप एक में आप अपना कॉटेज भी बना सकते हो, एक में आप अपने लेबर क्वार्टर भी बना सकते हो, आप एक में अपना घर भी बना सकते हो। जहाँ आपको लग रहा कि हाँ गौशाला के जस्ट सामने घर होना चाहिए तो इधर बना लो, बाजू में होना चाहिए उधर बना लो, जो भी है। कुल मिला के बहुत सारे ब्लॉक बनेंगे उसमें। तो छोटा छोटा 5-5 हज़ार स्क्वायर फीट के ब्लॉक बना दो, 2-2 हज़ार स्क्वायर फीट के। तो 5 एकड़ का अगर फार्म है आपका, तो एक 2000 स्क्वायर फीट में आपकी गौशाला हो गई साहब, एक 2000 स्क्वायर फीट में नर्सरी हो गया, एक 2000 स्क्वायर फीट में घास उग गई, एक 2000, मतलब ऐसे सारे काम आप कर सकते हो। तो 2-2 हज़ार स्क्वायर फीट के ब्लॉक बना दो, जो काम बड़ा है उसको 2 ब्लॉक दे दो, सेम काम 2 ब्लॉक में कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। तो ऐसे हमने अदर काम सारे अलग अलग ब्लॉक्स को बांट दिए। अब हमारा काम हो चुका पूरी तरह से ऑर्गेनाइज, और अब हमने 2-4 और ब्लॉक छोड़ दिए। अब देखिए आप, जब ये चारों तरफ से आपने ये बॉर्डर डाल दी, तो अब हम सबसे पहले नंबर बात करते हैं जो हमने यहाँ पर कारण लिखे थे, और इस कारण पे, ठीक है, क्या हमारा ऐसा काम करने से काम प्रोफेशनली और प्रॉफिटेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनली की डेफिनेशन पे जाएं तो इनकम हो रही कि नहीं हो रही, काम ऑर्गेनाइज हुआ कि नहीं हुआ, बायोडाइवर्सिटी तैयार हुई कि नहीं हुई, पेंशन प्लान रेडी हुआ कि नहीं हुआ, एजुकेशन तैयार हुआ कि नहीं हुआ, सेफ्टी तैयार हुआ कि नहीं हुआ, हेल्थ तैयार हुआ कि नहीं हुआ, शांति मिली कि नहीं मिली, मतलब ये सब हुआ कि नहीं हुआ। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर, आपने 3 बॉर्डर डाली ना, एक बैम्बू की, एक छोटे प्लांट की, एक और छोटे प्लांट की। ये 3 बॉर्डर 3 साल तो आपको कुछ नहीं देंगे, लेकिन 3 साल के बाद हर एक बॉर्डर आपको लाख रुपए की साल भर में देने की क्षमता रखती है। जब आप 5 एकड़ को चारों तरफ से बैम्बू से घेरोगे ना, 1 लाख रुपए का बैम्बू आप तीसरे साल के बाद चौथे साल में हर साल काट पाओगे, एक बॉर्डर से। ऐसे ही दूसरी बॉर्डर से रेवेन्यू, और तीसरी बॉर्डर से। तो इनकम का
3 बेस आपने यहाँ पे बना लिए। अभी देखो, अभी एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में ये है कि साल में 2 बार इनकम होती है साहब, बराबर ना। अब क्या हो रहा है, एक बॉर्डर से 1 बार इनकम, क्योंकि बैम्बू तो कभी भी काटो साल में, उसका कोई सीज़न तो है नहीं है। दूसरी बॉर्डर का सीज़न है, मान के चलो जो भी हाइट के पौधे लगाए उनका सीज़न है। तीसरी बॉर्डर का भी सीज़न है। तो इसका मतलब अगर हम तीनों को 4 महीनों के भागों में बांट दें तो साल में 3 बार इनकम हो रही कि नहीं हो रही। तो 3 बार रेवेन्यू हमारा इन तीनों बॉर्डर से मिला के जनरेट हुआ, तो ये 3 बार इनकम का साधन बन गया। ओपन फार्मिंग में आए, ये तो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स है, इसमें तो ऑलरेडी आप फार्मिंग कर ही रहे हो, तो साल में आप 2 बार इनकम ऑलरेडी कर ही रहे हो, तो ये 2 बार इनकम आपकी साल में इस ब्लॉक से हो रही है। अब आ जाते हैं हम फ्रूट ऑर्चर्ड में। तो यहाँ आपने डिवाइड किया है, ढांचा बनाया ऐसा कि 3 सीज़न में आपके फ्रूट्स आएंगे, तो 3 बार इनकम साहब यहाँ से हो गई 3 सीज़न में, ठीक है। अब आ गए मल्टी लेयर में। तो मल्टी लेयर तो अपने आप में एटम बम है, वो अपने आप में साल भर डेली इनकम देने की पावर रखता है। तो अगर वो प्लान आपके पूरे प्लान में शामिल है, इसका मतलब ये कि ये अपने आप में किराने की दुकान है और ये पूरा मिला के शॉपिंग मॉल हो गया, सही है कि नहीं। तो इसमें आपकी तोर मतलब पत्ती वाली सब्जी से लेकर, कंद वाली से लेकर, लता वाली से लेकर, फल वाली से लेकर रेगुलर इनकम चलने वाला मॉडल है ये। तो आप अगर इसको रेगुलर इनकम बोलते हो तो एक दिन में 1 बार इनकम हो रही, मतलब 365 दिन में 365 बार इनकम हो रही। तो आप इसको अगर महीने पे नहीं, मतलब दिन पे नहीं, वीकली तो मान सकते हो, और वीकली नहीं तो 15 दिन में 1 बार तो मान सकते हो। मतलब महीने में कितने बार हो गई, 2 बार, तो 12 महीने में कितनी बार हुई, 24 बार। जबकि हमने बहुत घटा घटा के लिखा है, हो रही है 365 बार, लिखा 24 बार। अब आ जाते हैं हम अदर ब्लॉक में। तो जब अदर ब्लॉक का आपका सेटअप होगा तो इसमें वो 4 सूत्र लागू होंगे। एक तो समझ लागू होगी, वो इन हर ब्लॉक में लागू होगी, और हर ब्लॉक अपने आप में इनकम को इम्प्रूव करके आएगा, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करके आएगा समझ डालने पे। क्योंकि हम इसमें गन्ना ही लगाएंगे ना, अगर हमें पता है कि गन्ना है इस खेत में, तो 2 बार साल में इनकम हो रही है, 1 बार हो रही, पर कितनी हो रही ये तो नहीं पता ना। तो मान के चलो 10 रुपये हो रही, तो यहाँ पे अब हमारी 20 रुपये होगी, क्योंकि हमने समझ डाली वो सूत्र के मुताबिक। दूसरा, हम वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, तो जो भी यहाँ से क्रॉप वेस्ट निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, हम एक पार्ट में ले गए और वहाँ पे उसकी हम उसके वेस्ट से उसके वो कर रहे हैं, कंपोस्ट, कुछ भी कर रहा है, जो भी है उसका जो जिसका जो हो सकता है उसका वो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने वहाँ पे ले गए, तो उससे इनकम हमारी डबल हुआ। वो तो इसमें अभी है ही नहीं मॉडल में, ठीक है, वो अदर ब्लॉक में आएगा। फिर जाके हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की, तो टेक्नोलॉजी से चलो यहाँ पे हमने ले ली, 24 बार इनकम आ रही हमारी साल भर में ये मॉडल से। और फिर आ गई लास्ट में प्रोसेसिंग वाली बात, उत्पादन को उत्पाद में बदलने की बात। तो उस चौथे सूत्र में आप सारा काम यहाँ पे करोगे, और चौथा सूत्र ये बोलता है कि अगर कोई उत्पादन आपका 2 रुपये किलो बिकता है, तो उत्पाद को आप 5 रुपये 10 रुपये तक किलो में बदल सकते हो। मतलब कम से कम 10 गुना, और कम से कम मानोगे तो 5 गुना तो गिरी से गिरी हालत में आपके हाथ में बजट आएगा, मतलब उत्पाद बनाने पे सब खर्चे काट कूट के। तो आपको क्या लगता है कि केवल वही उत्पाद ही बनेगा? इसमें तो गाय का दूध भी निकल रहा है, इसमें गोबर भी निकल रहा है, इसमें खाद भी बन रहा है, इसमें और भी कुछ काम हो रहे हैं। तो अदर एक्टिविटीज़ में 5 गुना तो वो प्रोसेसिंग वाली इनकम है ही आपकी, और उसके अलावा भी कुछ कुछ और है, और वो अगर सब छोड़ दें तो हम अपनी केवल वो 5 गुना वाली मानते हैं। तो अब देखो आप, 5 3 8 2 10 24 34 और 3 37 बार इनकम आपकी जनरेट होगी आपके फार्म से, 37 बार साल में। अभी किसान के पास हो रही 2 बार, क्योंकि वो एक अलग ढर्रे पे काम कर रहा है। ये ढर्रा हमारा अलग है, ये मतलब डिफरेंट है। मतलब अगर पल्ले पड़ गई ये बात और जहन में उतर गई, और अगर खेत पे उतर गई, तो ये 34 बार इनकम आपको करके देगा ये मॉडल। और ये भी प्रैक्टिकल है, इसमें कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये ज़मीन पे उतर गई चीज़ें और हो रही हैं, इसलिए हम आपको बता रहे। तो जब हम किसी भी मॉडल को जो 2 बार इनकम करने वाला है, और जब 34 बार इनकम करने वाले मॉडल पे लेके आएंगे, तो ये प्रॉफिटेबल बन गया कि नहीं बना? 100% बन गया ना। मतलब अब प्रॉफिट की अब कोई कमी नहीं रह गई। अब हमारे दिमाग में से ये बात निकल गई कि इसमें प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि ये प्लान है हमारे पास। अब हम एग्रीकल्चर को इस ढंग से देखेंगे,
उस ढंग से नहीं देखेंगे कि लुंगी पहन के सुबह से फावड़ा चला रहा किसान और टमाटर के पौधे लगाए जा रहा, बारिश आई तो बह गए सारे पौधे, सुटीन के सेट के नीचे बैठ के रोने लगे। वो मॉडल नहीं आएगा अब हमको यार। अब हमको ये ढांचा जब हम लोगों के दिमाग में बिठाएंगे ना कि ये है एग्रीकल्चर, तो हमारे दिमाग में इमेज बदलेगी, और इमेज बदलेगी तो हमें समझ में आएगा कि ये काम प्रॉफिटेबल है। तो प्रॉफिट हो गया, बात इनकम की बात हो गई। अब आ जाते हैं काम को ऑर्गेनाइज करने की। और जब आपने इतना व्यवस्थित काम कर दिया, इतना ऑर्गेनाइज कर दिया कि इस मॉडल के अंदर जीवन में आपको किसी भी चीज़ की, किसी की भी ज़रूरत आपको नहीं है, किसी भी चीज़ की किसी की भी ज़रूरत आपको नहीं है। हमने देखा है, आपने जब ये 3 बॉर्डर डाली ना, कितना बढ़िया पाथ बना दिया, ठीक है। ये आपने चौराहा बना दिया, बढ़िया आपने ये भी पाथ बना दिया, बिना फसल को डैमेज करते हुए फसलों का आनंद और उनकी खुशबू आप डेली बेसिस पे ले सकते हो। हम बहुत बड़े बड़े शहरों में हमें जाने का मौका मिलता है। एक दिन हम रामानंद सागर जी के घर पे पहुंचे, उनके यहाँ हमने करजत में शिविर किया हुआ था। वो अब नहीं रहे, उनके जो सीरियल्स बनाते थे, जो सीरियल बनाते थे, उनका बिल्कुल एकदम वो समुंदर का जो कौन सा वो है, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, अरे वो जहाँ पर अमिताभ बच्चन जी का घर, हाँ जू, हाँ। तो वहाँ पर उनका घर भी उनके घर से बिल्कुल 10 कदम की दूरी पर है। तो वहाँ पे हम देख रहे थे एक दिन कि वो जो है, लोग जो है ना सुबह से बिल्कुल सड़क पे दौड़े जा रहे थे, पसीना बहाए जा रहे थे। तो हम हर चीज़ को थोड़ा अलग ही एंगल से देखते हैं। तो मैंने देखा कि आदमी दौड़ रहा है, फिर पीछे से एक बाइक निकली, उसका धुआं निकला। तो हमें ये बात समझ में आई कि आदमी हवा तो लेने जा रहा है, लेकिन मोटरसाइकिल की हवा लेके आ रहा है। फिर एक दूसरा आदमी निकला, उसके पीछे से एक मारुति वैन निकल गई, तो उसने मारुति वैन का धुआं ले लिया। फिर एक और आदमी निकला, उसके पीछे से मर्सिडीज निकल गई, तो उसने उसका धुआं ले लिया। फिर स्कॉर्पियो निकली। तो ऐसे हम 10 मिनट तक रियलाइज करते रहे। मैंने कहा देखो, लोग जो है ना सड़कों पर आते हैं घर से बाहर निकल के कि यहाँ शुद्ध हवा मिलेगी, यहाँ और अशुद्ध हवा लेके जा रही है। तो ये जो प्लानिंग है ना, तब हमने अपने प्लान में उसको बिठा के देखा। तो मैंने कहा यार, हमें तो अपने खेत से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे खेत में तो ये 4 बॉर्डर हैं, 3 बॉर्डर हैं, और इतना ये घूमने का पाथ है। हम तो सुबह उठेंगे बढ़िया उधर से, और इधर पहला यहाँ से स्टार्ट करेंगे दौड़ना, और एक राउंड में पहले सर्किल में आएंगे। और जब हम पहले सर्किल में आएंगे तो बैम्बू की पत्तियों का फ्लेवर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी हमें। जब हम दूसरे सर्किल में प्रवेश करेंगे तो लीची का ऑक्सीजन का फ्लेवर मिलेगा। और जब हम तीसरे जोन में प्रवेश करेंगे तो नींबू का ऑक्सीजन का फ्लेवर मिलेगा हमें। तो हमें उधर पे मिल रहा था होंडा सिटी का धुआं और स्कॉर्पियो का धुआं। अब हमें लीची का एकदम नेचुरल फ्लेवर का ऑक्सीजन मिलेगा, बराबर। तो हमारी हेल्थ तो बनेगी बनेगी। और हम पूरा अगर एक राउंड लगा दिए तो एक तीर से 2 निशान साहब। आपको वॉक करने की बाहर ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वॉक करने से आपको ऑक्सीजन के फ्लेवर मिलेंगे, और साथ में आप पूरा खेत देख लिए एक राउंड में कि कहाँ क्या हो रहा है और आज कहाँ क्या होना है। लो साहब, मोनेटाइज हो। एक बिजनेसमैन की तो यही है ना भाई, कि वो चलते चलते हर काम को मोनेटाइज कर ले। राइट, सही है कि नहीं है? तो आपने क्या किया, घूमा, दौड़ते गए और बस अपना देखते गए चारों तरफ, और बस आप इधर आके बैठ गए कुर्सी पे, लेबर आई, आपने बता दिया जाओ स्वामी विवेकानंद खेत में ये दिक्कत है, करके आओ, खत्म। सही है कि नहीं? ये है प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये अपना घूमने का बढ़िया पाथ बना दिया, और यहाँ पे भी हम अपना घूम सकते हैं आराम से। तो हमने क्या किया, घूमने की भी व्यवस्था हमने अपने खेत पे ही रखी है, खाने की भी व्यवस्था अपने खेत पे ही रखी है, रहने की भी व्यवस्था अपने खेत पे रखी है। हमने कुल मिला के ऐसा ढांचा डाल के अपने काम को ऑर्गेनाइज किया कि नहीं किया? राइट, कर दिया ना, काम ऑर्गेनाइज हो गया। अब आ जाते हैं हम बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता, जीवों को रहने की व्यवस्था, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से ये इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका। तो ये रहेंगे तो ये सारे काम हैंडल होंगे। तो साहब ये हैं कि नहीं है? तो आपने 3 जोन में जो पेड़ लगाए, इन पेड़ों पे रहने वाले जीव आपसे परमिशन लेके नहीं आएंगे, क्योंकि पेड़ में आपका रॉ मटेरियल नहीं लगा है, समझ गए ना? पेड़ में कुदरत का रॉ मटेरियल लगा है, तो कुदरत के जीव अपनी संपत्ति समझ के उस पर घोंसले बनाएंगे, पूछेंगे नहीं आपसे। तितलियाँ आएंगी, भौरे आएंगे, मधुमक्खियाँ आएंगी, सारे जीव आ जाएंगे, सारी चिड़ियाँ आएंगी। तो धीरे धीरे करके इन पूरी बॉर्डर पे अंदर बाहर सब जगह तो सारे जीव ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएंगे 4 से 5 साल के अंदर।
तो बायोडाइवर्सिटी तैयार हो गई, जैव विविधता मेंटेन हो गई। अब आ जाते हैं हम लास्ट और बड़े प्लान पे कि हमने अपना पेंशन प्लान रेडी किया कि नहीं किया। तो मान के चलो फॉर एग्जांपल आप पहले वाले ब्लॉक में जब ओपन फार्मिंग कर रहे थे, गन्ना मेथी ये सब चीज़ें लगा रहे थे, अब आप फसल नहीं बो पा रहे, अब आपकी मुंडी और हाथ दोनों हिल रहे हैं, बराबर ना, नहीं कर पा रहे खेत में काम अभी नहीं हिल रहा है, मतलब हिलेंगे ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो भगवान करे किसी का कुछ भी ना हिले। तो तो जो है यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं कि मान के चलो ये खेत में हम अनाज बो के फसलें उगा रहे, अब नहीं बो पा रहे, समय हो गया साहब। ये खेत में हम कुछ नहीं बो रहे लेकिन फसल आ रही। यस, आम का पेड़ तो नहीं कहेगा ना अब बूढ़े हो गए तो हम नहीं फलेंगे अब, बराबर ना। फिर उसके बाद आप लेयर फार्मिंग नहीं कर पा रहे, ठीक है, नहीं करते कोई बात नहीं। अदर के भी हमने बहुत सारे काम विड्रॉ कर दिए। अब हम मतलब जो है ना अब रिटायरमेंट पे आ गए, कुल मिला के मूड बना लिया। तो फ्रूट ऑर्चर्ड आपकी 3 बार इनकम देगा ही देगा 100%। और जो ये बॉर्डर लगाई है ये भी आपकी 3 बार इनकम देगी ही देगी, चाहे आप मतलब काम करो या ना करो। बांस आपके हर साल कटने पे आएंगे ही आएंगे, चाहे आप कुछ करो चाहे ना करो। तो ये रिटायरमेंट तैयार प्लान है आपका। तो बॉर्डर ही बॉर्डर आपको 3 लाख रुपए दे रही है साल का, फ्रूट ऑर्चर्ड लाख रुपए साल का देगा। 4 लाख रुपए ठीक है आप साल भर के लिए, क्या दिक्कत है, खाना पीना तो इधर से हो ही रहा है, ठीक है, और 4 लाख रुपए भी मिल रहे हैं तो ठीक है, उतने से अपना काम होता जाएगा, बाहर निकलने की ज़रूरत ही क्या है। और ठीक है कि नहीं, इसी कैंपस के अंदर हमारी सारी व्यवस्थाएं जब हैं तो हमें वैसे तो बुढ़ापे में पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पेंशन प्लान आपका रेडी है। 4 लाख रुपए तो टका से आपको मिलेंगे। और मैं इतने आगे तक की सोच के चलता हूँ और सोचा भी है हमने कि बाय द वे अगर मान के चलो किसी के परिवार में कोई झगड़ा ना हो, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता हमारे खून में घुस गई है तो झगड़ा हो ही रहे हैं। हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं रुक रहे, या रुक भी रहे लेकिन संख्या उनकी कम है। तो क्या हो रहा है कि कल के दिन आपको अपना जो भी बिजनेस है, जो भी आपका काम धंधा है वो बांटना ही है। तो इत्तेफाक से आपके अगर 5 बच्चे हो ना तो 5 ब्लॉक बनाना, और अगर 4 बच्चे हों तो 4 ही बनाना, और 2 बच्चे हों तो 4 बना देना, 2-2 दे देना, ठीक है। तो क्या हुआ कि मान के चलो बंटवारा करना पड़ा आपको, तो आपने हर एक को एक एक ब्लॉक दे दिया कि लो तुम 1 और 2 नंबर का संभालो, 2 बच्चे हुए तो, और अगर 4 बच्चे हुए तो एक एक ब्लॉक संभालो, और हम अपने चौराहे पर कुर्सी डाल के बैठेंगे और मार खाते रहेंगे देखा है। ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर हम अपने पास रखेंगे। भाई मैड हमारी है, बात खत्म, खेत तुम्हारे हैं। हम अपने चौराहे पर बैठकर सारे बच्चों को आपस में जोड़ के भी रखेंगे। देखिए ऐसा नहीं है, और सब लोग अपना अपना काम भी करेंगे, सबका हम देखेंगे भी, है कि नहीं है। और हम अपनी इनकम में किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे, सही है कि नहीं। तो हम अपनी बॉर्डर से अपना इनकम से अपना बुढ़ापा जिएंगे। तो कितना व्यवस्थित प्लान है। तो आपका पेंशन प्लान भी रेडी हो गया, और आप अपनी मतलब बुढ़ापे में आपको तनाव लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपका बहुत पहले से सेटल प्लान है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेफ्टी की बात को करने के लिए। तो जब आपने बांस लगा दिए, उनके 2 बीच में करौंदे लगा दिए, तो आपका ये क्या हो रहा है, 25-30 फीट ऊंची एक ऐसी लाइव बॉर्डर तैयार हो रही है जिसको हाथी भी नहीं आगे आपको छलांग मार पाएगा। हिरन और नीलगाय तो छोटी बात हो जाएगी। ये जो 3-3 फीट ये लिखा है वो करौंदे के लिए, करौंदे के झाड़ हैं, 2-10 के बीच में 2 करौंदे के झाड़ हैं। सो बेसिकली इससे क्या हो रहा है कि जब ये 3 जोन में ही आपकी बॉर्डर तैयार हो गई, तो पहली ही बॉर्डर आपकी क्या होगी, कटीली वाली होगी, जिसमें बैम्बू और करौंदे के झाड़ होंगे। ये करौंदा और बैम्बू आपस में जब ओवरलैप होएगा तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हाथ डाल दे आपके खेत में। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानवरों से भी सुरक्षा है और इंसान से भी सुरक्षा है। आपने ठीक तो कोई भी आपका पड़ोसी आपके खेत पर हरकत करने आपके खेत में नहीं आ सकता, क्योंकि इतनी खतरनाक बॉर्डर है। अगर उसको आना भी पड़ा तो बैम्बू पे चढ़ के थोड़ी आएगा, और अगर मान के चलो उसने घुसने की कोशिश की और एक भी कांटा कहीं चुभ गया तो महीने भर याद आएगा उसको, तो वो कभी नहीं घुसेगा। और चोरी करने की कोशिश की तो ठीक है, एक बांस काटना चालू करेगा, वो 11 बजे के पहले तो नहीं काटेगा, 11-12 तक तो आदमी वैसे ही सोता है। 2 बजे से काटना चालू करेगा, 4 बजे आप उठ जाओगे,
जब तक बांस ही कट पाएगा उसका बेचारे का सुलझ नहीं पाएगा तो छोड़ के चला जाएगा, तो हमारा ही फायदा हुआ। तो कुल मिला के और फिर दोबारा कभी आएगा नहीं, अरे सर, क्योंकि 10 रात भर कुत्ते डाल मेहनत देंगे, करेगा रात और भर छोड़ वो के सब जाएगा तो ध्यान कहेगा रखेंगे। यार वो तो वहाँ पे नहीं बनता। तो कुल मिला के देखो, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है आपके किसी भी काम के लिए, और आप जाली से सेफ्टी नहीं ले सकते, ये 100% मानिए। आप कितनी भी फिट की ऊंची जाली खड़ी कर दो, आप उससे सेफ्टी नहीं ले पाओगे। जब तक ये जोन तैयार नहीं होगा ना, तब तक सेफ्टी नहीं आएगा। तो हमें क्या करना, पहली बॉर्डर पे तो बैम्बू लगाना, दूसरी बॉर्डर पे कड़वा नीम लगाना, और तीसरे बॉर्डर पे आम लगाना, या तीसरे बॉर्डर पे फल वाले पौधे लगाना, और फिर अंदर में फल वाले पौधे लगाना। लेकिन बॉर्डर पे एक में बैम्बू जो चुभे और एक में नीम जो मतलब टेस्ट में तो मतलब हाँ नीम लगाओ, मतलब सबसे बेस्ट, ताकि अगर डालियां मान के चलो बैम्बू के बीच में घुस भी गई उधर, तो डाली को खींच खाच के तोड़ ताड़ के कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। बात समझ रहे ना? इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप 2 बॉर्डर पे ये कर दो और आपकी सेफ्टी रेडी हो गई, इंसानों से भी और जानवरों से भी। और ये जो पूरा जोन है, अब आप देखो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को ये कैसे मेंटेन करेगा। कितना भी तेज विंड आ जाए, ये आंधी को रोक लेगा। कितना भी तेज, यहाँ पे बहुत तेज तूफान आता है पर सड़े से सड़ा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भी टिका रहता है। ये कारण है इसी का, ठीक है। दूसरा, गर्म हवाएं मेंटेन करता है, ठंडी हवाएं मेंटेन करता है, और बाहर के जो मतलब एक वेदर के जो बुरे इफेक्ट होते हैं उन सबको भी रोकता है। तो हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन तैयार हो गया। इसके बाद हमारी हेल्थ तो बनी रही है साहब, इतने सारा ऑक्सीजन का फ्लेवर आपको मिल रहा है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। क्या आप सिलेंडर लेके बैठे कोरोना के दौरान ऑक्सीजन का, तो वो ऑक्सीजन पता नहीं कौन से फ्लेवर की है, लेकिन आप इस फार्म पे आने के बाद तो कितने फ्लेवर के ऑक्सीजन मिलेगा आपको। तो ये आपका हेल्थ भी बनाएगा। और एजुकेशन इसलिए मैंने लिखा क्योंकि ये जो काम आप एक बार ढांचा छोड़ के जाओगे तो ये अपने आप में एजुकेशन ही है। आप आने वाली पीढ़ी को बता रहे हो कि ऐसे खेती करना चाहिए, ये मॉडल है जिसपे हमें आगे बढ़ना है। तो एजुकेशन तो है ही है। अब देखो, जब ये सब कुछ हो जाएगा 5 साल के बाद, जब अभी तो 5 साल तक आपको लोग रोकेंगे, घर वाले आपके तमाशा करेंगे, घर वाले आपको परेशान करेंगे, पड़ोसी भी करेगा, सबको ही करेगा, लेकिन 5 साल के बाद आके वो तारीफ करेंगे कि यार ऐसे ही तो हमने भी सोचा था पर ठीक है, पर लगा देंगे वो और बाकी का कह देंगे हमने भी ऐसे ही सोचा था, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद जब भी कोई आपके फार्म पे कोई भी विजिटर्स आएगा, कोई भी बच्चा आएगा, कोई भी मतलब जो है ना डेलीगेट्स आएगा, आपके फार्म पे आने के बाद उसको सुकून महसूस होगा, शांति महसूस होगी, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। 1 लाख 1000 करोड़ रुपए भी अगर आपके पास है ना, तो भी आपके पास शांति नहीं है। पैसे हैं पर शांति नहीं है, और शांति मिलेगी कुदरत की गोद में आने से। और जब आप इधर आओगे तो आपको जो शांति, रिलैक्स फील होगा, और रिलैक्स की खोज में आप दुनिया में घूमते हो और हर चीज़ लगाने को तैयार हो जो आपके और दूसरे प्रोफेशन में नहीं मिलती, वो एग्रीकल्चर के प्रोफेशन में मिलेगी। तो उसमें जो है ना आपको पैसा मिल रहा है, तो पैसा तो साहब हमें अभी भी इसमें 34-37 गुना मिल रहा है, तो पैसे की तो बात करिए ही मत आप, ठीक है। रही बात रिटायरमेंट की, जो आपको और में मिलता है तो हमें भी मिल रहा है, ठीक है कि नहीं। और तीसरी बात जो है वो समय की है, तो ठीक है समय है भी है हमारे पास, ऐसे थोड़ी है कि ये अब ठीक है दिन रात 24 घंटे ही हम लगे रहेंगे। सीजन आया, काम कर लिया, बैठे हैं साहब चौराहे पर अपने, सही है कि नहीं है। तो हमारे पास टाइम भी है, वक्त भी है, ठीक है। आम के पेड़ में खाद डाल दिया, अब ये फलता रहेगा, क्योंकि फलाने का काम तो बैक्टीरिया को करना है। हम तो अपना कन्याकुमारी घूम के आएंगे, क्या दिक्कत है, सही है कि नहीं। तो वक्त भी है हमारे पास। अब तीसरी चीज जो है ना, जो और किसी के पास नहीं है, वो शांति, वो हमारे पास है। चौथी चीज किसी के पास नहीं है, क्या? हेल्थ, जो हमारे पास है, जो और किसी के पास नहीं है। कितना भी बड़ा पैसा वाला आदमी क्यों ना हो, उसका ब्लड प्रेशर है, बीपी है, शुगर है, ये है, दुनिया भर का कुछ ना कुछ ढोके चल ही रहा है वो। हम लोग इधर पे पूरा वजन उतार देंगे उसका इधर आने के बाद, ठीक है। जो भी लोड लेके आया वो सब उतार देंगे। और मैं आपको बोलता हूँ ये बात, मतलब आप बहुत गंभीरता से दिमाग में रखना कि जब भी कोई आपके फार्म पर विजिट करने के लिए आएगा, उसको वाकई में शांति फील होगी, और वो कहने पे मजबूर हो जाएगा कि साहब आपने जो काम किया है, नहीं, ये जो काम हुआ है यही काम होना चाहिए। और यहाँ पे आने के बाद अब हमारा
मन नहीं करता कि मैं यहाँ से जाऊँ। तो आप कहना कि मेरा भी नहीं करता कि आप यहाँ से जाओ। आप क्या करना, 2 ठो यहाँ पे जो कॉटेज बनाए ना आपने, रेंट पे रख देना, होटल टाइम। उसमें 3 नाइट, ये 2 डेज और मतलब 3 डे या 2 नाइट ऐसे कोई भी पैकेज आप बना लेना, वो आप एक्सपर्ट हो इस मामले में, तो वो बना के और उसको पैकेज दे सकते हो कि अच्छा ठीक है, नहीं जाने का मन कर रहा, कोई बात नहीं, हमारी ना जाने देने की भी व्यवस्था है तो आप जाइए वहाँ रुकिए। तो वो बंदा आके वाकई में जो है ना, जब आप इसको सोशल मीडिया पे लेके जाओगे, लोगों तक लेके जाओगे, आप लोगों को बताओगे, लोग आएंगे 100%, क्योंकि पता है लोगों को शांति तो चाहिए जी। राइट। पैसे के बाद अगर कोई दूसरी चीज़ चाहिए तो वो शांति। और दुनिया में हर प्रोफेशन में पैसे हैं, शांति नहीं है साहब। इस प्रोफेशन में पैसे भी हैं, वक्त भी है, शांति भी है, हेल्थ भी है। तो वहाँ पर आपके हर प्रोफेशन में कितनी चीज़ें हैं? केवल एक ही चीज़ है जिसको हम मोटा मोटा बोल सकते हैं, पैसा। और हमारे प्रोफेशन में पैसे के अलावा शांति भी है और हेल्थ भी है। तो हमारा प्रोफेशन आपके प्रोफेशन से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? 100% हुआ। और जब हम ये प्रोफेशन की भाषा या परिभाषा ज़मीन पर उतार देंगे, दिमाग में घुसा देंगे, तो अगला व्यक्ति इज्जत करने पे मजबूर हो जाएगा। और इधर पे जब हमने डिहाइड्रेशन और दुनिया भर की सारी चीज़ कर रखी ना, मूंगफली उगाई तो इधर ही तेल निकाल दिया। अब वो तेल प्लांट वाला परेशान होएगा कि मूंगफली नहीं आ रही, कहाँ जा रही है? तो यहाँ आएगा तो कहेगा यार ये दुनिया खड़ी हो गई, इधर ही तेल निकल रहा। तो आप कहो भैया पैसे लेके आओ, आप भी तेल लेके जाओ, खत्म, फैक्ट्री बंद करो। काम चाहिए तो इधर जाके मल्टी लेयर में जाओ, ये काम करना, खड्डे खोदने या जो भी करना काम में लगा दो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, ये काम जमीन पे उतारने से फिर लोगों की झकर उतरेगी। आप समझिए जो मैं बात कहने जा रहा हूँ। अभी तक दुनिया का कोई भी आदमी आपको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये ढांचे पे जिस दिन आप काम जमीन पे उतार दिए ना, दुनिया के सारे लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपने ऐसा प्रोफेशनलिज्म सेट किया है जिसमें पैसे के अलावा शांति और हेल्थ भी है, जो पूरी दुनिया को अंत में चाहिए। आदमी के पास जब पैसा हो जाता है ना, तो वो ये कहता है 1 करोड़ ले लो यार, पर हमारा हार्ट सही कर दो, क्योंकि जीना है मुझे। ठीक है, 10 करोड़ रुपए ले लो, लेकिन हमें शांति दे दो यार। ये नहीं मिलता सब जगह, ये इसी में मिलेगा आपको, और वो भी बिना पैसा दिए। क्या? तो इतनी बड़ी व्यवस्था के साथ में हम लोग इस विजन के साथ में काम कर रहे हैं। ये छोटा मोटा नहीं है। बस इसमें इतनी तकलीफ ये है कि आप जब इसको ज़मीन पे उतारोगे तो कोई आपको उतारने नहीं देगा। अगर आपने घर वालों के सामने प्लान ये शो कर दिया, आपके सामने कर दिया, तो आपको तो ठीक लगा, क्योंकि आप माइंड सेट करके आए थे चल के कि हमें कुछ नया चाहिए, सीखना है, हमें बदलना है डेफिनेशन। लेकिन घर वालों के सामने जब करोगे ना, तो वो पहले ही राउंड में कहेंगे इतनी ज़मीन खराब करोगे, पगला गए हो। तो आपकी जो फाइल है ना, इधर ही रफा दफा हो जाएगी, आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए क्या करना, 3 साल तक कान, नाक और आँख, तीनों चीज़ें बंद कर देना, लॉक डाल देना इसमें, और चाबी धर देना तिजोरी में। कुछ भी नहीं सुनना, कुछ भी हो जाए, जो होना होने दीजिए। मैं सच बता रहा हूँ, जो होना होने दीजिए। खाली 3 साल तक होगा जो होगा। लोग पागल कहेंगे, लोग को जो कहना कहने दो, सुन लो आप, मतलब सुनो ही मत, सीधी बात। 3 साल तक बिल्कुल बंद रखो ये, और 3 साल के बाद आप देखना आपको दुनिया अप्रिशिएट करेगी। क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या होता है, विजन नहीं होता, सोच नहीं होती। लोग जैसे में जी रहे ना, वैसे ही में जीना चाहते हैं, उसमें बदलाव नहीं चाहते। और जब बदलाव अच्छा होता है तो जल्दी से शिफ्ट हो जाते, फिर जल्दी से शिफ्ट हो जाएंगे फिर। तो इसीलिए आपको यहाँ पे बस तकलीफ हो सकती है, और मुझे भी इस तकलीफ का सामना करना पड़ा। मैंने तो समय भी डाला अपना क्रीम टाइम। जिस उम्र में एक नौजवान के शौक़ होते हैं घूमने का, फिरने का, ऐसे हिंदुस्तान में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सिद्धपीठ है, लेकिन मुझे आज तक वहाँ पर जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हम इतना नपातुला टाइम लेके जाते हैं कि हम किसी भी और काम के लिए वक्त ही नहीं निकालते। तो उस ज़माने में, या अभी भी हमारा ज़माना ख़त्म तो हुआ नहीं है, तो एक शौक़ होते हैं भाई, यंग जनरेशन के एक शौक़ होते हैं। उन सारे शौक़ों का त्याग करके
हमने मिट्टी को समर्पित अपने आप को किया और झोंक के ये सब चीज़ें निकाली कि क्या होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करके, अध्ययन करके, एग्रीकल्चर की व्यवस्था को समझ के ये सब प्लान हमने बनाए हैं। ये सब आपके पूरे डेफिनेशन को और पूरी एग्रीकल्चर की व्यवस्था को चेंज करने वाले प्लान हैं। आप इनको हल्के में मत लीजिए, इनको आप ज़मीन पर ज़रूर उतारिए। इससे आपको सब कुछ मिलेगा। जब आप ये कर दोगे तभी आप एग्रीकल्चर को प्रोफेशनली और प्रॉफिटेबल बोल पाओगे, और नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो स्टैंडिंग ओवेशन जी बिल्कुल नहीं, बैम्बू से बैम्बू भी बन जाता है। जैसे आप एक पके हुए बैम्बू को काट के और जमीन में आधा फीट खड्डा खोद के, ये जो आपने लगाया वो उसको काट के नहीं, वो सामने जो हरा बैम्बू लगा है लगाया वो पका हुआ काटिए, जो 2 साल पुराना बैम्बू हो, और आप नाली खोदिए आधा फीट गहरी और सीधा बैम्बू को लिटा के वो पैक कर दीजिए। उसी में से 50 पौधे बन जाएंगे, लाइन से पौधे बनेंगे, जितनी गठान है उतने पौधे। तो एक तो ये तरीका है गन्ने के जैसे। दूसरा तरीका ये है कि उसकी डाली से गन्ने की जैसे आँख बनाते हैं, वो आँख बना के आप पॉलीथिन में डाल दो और फिर उसमें आप गन्ना बन जाने दो, ऐसे ही बैम्बू बन जाता है। तीसरा ये होता है कि टिश्यू कल्चर एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पौधे की रूट से टिश्यूज उठाते हैं, उसकी जड़ को काटते हैं, जड़ के अंदर से टिश्यू सेल्स उठाते हैं और उन सेल को मीडियम में लैब में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनसे हम पौधा बना लेते हैं। तो एक पौधे से लाखों पौधे बनाते हैं, पर वो पौधे कमज़ोर होते हैं। उनके अंदर फिर वही बात आ जाती है, जो मिट्टी में पला बड़ा नहीं है ना, वो आदमी मजबूत नहीं होएगा भाई, सीधी सी बात है। तो ऐसे ही वो ज़मीन में नहीं पला बड़ा होता है पौधा, तो कमज़ोर होता है, 5-10 साल में 20 साल परफॉर्मेंस देगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो इस तरीके से आप पौधे बनाओगे वो आपके बहुत लंबे अर्जे तक चलेंगे। और नहीं तो इस पौधे में भी क्या होता है, सूट निकलते हैं हर साल। जैसे बैम्बू बढ़ रहा है, अभी नया पौधा बनेगा, तो वो पौधे को ही आप पूरा जड़ समेत निकाल लीजिए, पूरे पल्प को, और पल्प को आप बारिश के ही समय पे शिफ्ट कर दो, तो उसी से फिर मल्टीप्लाई होता है। तो 3 तरीके हैं, एक लैब वाला और एक बैम्बूई वाला और एक उसकी आंख बनाने वाला और ये एक पल्प वाला। ऐसे कितना अंदर डालने का? आधा फीट खाली, ज़्यादा गहरा डालोगे सड़ जाएगा, आधा फीट ही डालना। तो इस तरह से हमें देखिए आगे बढ़ना है। और आपको अगर मान के चलो इस प्लान को ज़मीन पे उतारने में जब भी कोई अगर लगे कि हाँ ये तकलीफ़ हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप बेशक आप हमें याद कीजिए, पर ये ज़मीन पे प्लान उतारिए। इसी से भारत का भविष्य है और इसी से आपकी और आपकी फैमिली का भी भविष्य है। तो इस सारी चीज़ों के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है और इसको लेकर हम बहुत सीरियस हैं। और हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि ये प्लान बोर्ड पे है, अभी कम से कम 10 बार तो हमने ही ट्रायल कर लिया अलग अलग सीन में। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो एक फार्म पे अभी बनाया सागर में ही, लेकिन ये प्लान बोर्ड से ज़मीन पे उतार दिया हमने। लगभग 2000 से भी ज़्यादा मॉडल खड़े कर दिए अभी देश में अलग अलग जगहों पर। और अभी धीरे धीरे करके 5 साल बाद आप देखना, आपको सफल 5000 मॉडल बताएंगे पूरे देश में। काम शुरू हो गया और आप सब लोग भी मिलके करेंगे तो वो भी आपका एक मॉडल होगा अपने आप में। तो आप सब मिलके इस काम को ज़मीन पे उतारिए। अगर ज़मीन आपने ख़रीदी है या ख़रीदने वाले हैं, आप बेसिक इस प्लान से ही आगे बढ़िए, ये आपका रोड मैप होगा। तो इस रोड मैप के साथ में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी इस बातचीत को विराम करते हैं, 10 मिनट का एक ब्रेक करते हैं। ब्रेक के बाद एक आपका ग्रुप फ़ोटो होगा और फिर आपका सर्टिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद एक सेशन और होगा 20-25 मिनट का, कीड़ों को कंट्रोल करने वाला, कैसे हम इंसेक्ट को मैनेज करें, ठीक है, उस विषय पर हम लोग बात करेंगे और फिर इसका हम लोग सत्र का समापन करेंगे। ठीक है, थोड़ा वक्त क्वेश्चन आंसर दीजिए ना। देंगे। अच्छा, मेडिसिनल वाले फार्म पे कब चलेंगे जो बाकी बोला था? अभी तो हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। हाँ, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक सेकंड
सर मेरी तरफ से थैंक यू। ये क्या चीज़ है इसमें? परफ्यूम। अच्छा नहीं, खुशबू दे रहे हैं। नहीं नहीं सलमान खान को पीछे रखिए सर, ऑर्गेनिक बोल देंगे हम। क्या चीज़? सलमान खान को पीछे रख दीजिए, हम ऑर्गेनिक बोल देंगे। एक बार चलो जी, कोई बात नहीं, बहुत बहुत जाओ, धन्यवाद फोटो आपका खींच सभी का। 10 अरे मिनट ठीक के है, बाद जा ना। अरे नहीं, वापस ठीक। मिलने वाले हैं। बिल्कुल। 1 सेकंड